नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में जो चुनाव होने थे वो हो गए हैं, यानी कि 4 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। और अब ये सवाल हर गली नुक्कड़ मोहल्ले हर जगह तेजी से उठने लगा है कि इस बार किसका सूपड़ा साफ होने वाला है। क्या अब बीजेपी ने 400 पार वाला नारा पूरी तरह छोड़ दिया है? क्या अब बीजेपी की सत्ता जा रही है या बीजेपी की सत्ता आ रही है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चारों चरणों में मतदान को लेकर एक अजीब किस्म की उदासीनता और सुस्ती छाई हुई दिखाई दे रही है। वहीं चुनाव प्रचार में भी बीजेपी इंडिया गठबंधन के आगे पिछड़ती और दबती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह कांग्रेस पर आरोप लगाने और राहुल गांधी को गलत ठहराने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं कर पाए। उनकी भाषा का स्तर कितना गिर चुका है ये अब जनता के सामने है। पहले 2 चरण थे, पहले 2 चरणों में मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर खूब बातें करते थे। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपको याद होगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा मोदी ने इतनी की कि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाउनलोड कर करके भी पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब वो सब काम जो है वो कम हो गया है, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब वो आंसू बहाने पर उतर आए हैं या जिलों की राजधानी पूछने जैसी गलतियां कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ये सफाई देते हुए फिर रहे हैं कि मोदी ही पीएम बने रहेंगे। और अब वो बीजेपी को जीता हुआ बताने के लिए कितनी सीटें आ चुकी हैं इसका हिसाब भी करने लगे हैं। आज ही पश्चिम बंगाल में थे अमित शाह। वहां पर उन्होंने बताया कि 4 चरणों में देश की 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और उनमें से मोदी जी 270 सीट जीतेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं अमित शाह की जुबानी, सुनिए। के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई, एक तो 270 में पूर्ण बहुमत नहीं होता, शायद अमित शाह जी की काउंटिंग में गड़बड़ी है, 272 में होता है। चलिए 2 आगे पीछे कर लेते हैं। तो अब ये हिसाब अमित शाह ने कैसे लगाया कि 380 में से 270 ले आए हैं मोदी जी, पार्टी नहीं, बीजेपी नहीं, मोदी जी। ये अमित शाह ही जाने, ये तो वही जाने। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उसने भी अपना हिसाब लगाया है। कल ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ 195 सीटें ही जीत पाएगी। कल शाम को, आपको अगर याद हो तो ममता बनर्जी कल भी कह रही थी और आज भी कह रही थी कि बीजेपी 195 सीटें जीत पाएगी। वो ममता बनर्जी से पहले कल भी और आज भी और इससे पहले भी राहुल गांधी पहले 180 कहते थे, अब 150 सीटों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बीजेपी को 150 सीटों में ही सीमित कर रहे हैं। और ये कल तो कह रहे थे कि 150 की बात तक अब नहीं करते नरेंद्र मोदी। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो सुना आपने, कह रहे हैं कि पहले कहते थे वो 400 पार, लेकिन अब वो 150 पार भी नहीं रहेंगे। और लिख के रख लीजिए कि जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों। और चारों चरणों में जिस तरह मतदान प्रतिशत गिरा है वो भी यही बता रहा है कि वोटरों की सुस्ती केवल गर्मी के कारण नहीं है, बल्कि बीजेपी से भी अब लोगों का मन उकता गया है, क्योंकि बीजेपी अब लोगों में अच्छे दिनों का जोश नहीं भर पा रही है। याद कीजिए 2014 में
जब लोगों में बदलाव को लेकर उत्साह था। उन्हें लगता था कि मोदी आएंगे तो वाकई सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन उनके दुखों में और इजाफा हो गया। और मोदी न उन दुखों की बात अब कर रहे हैं और न ही अपनी गलती मान रहे हैं और न ये बता पा रहे हैं कि अगर 5 साल और बने रहे, यानी अगला 5 साल उनको और मिल गया तो भी क्या वो कमाल कर लेंगे, क्योंकि मोदी तो केवल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बुराई करने में लगे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी झारखंड में थे और विपक्ष पर सीधा हमला कर रहे थे। मोदी ने कहा कि मैं चोरों को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींद भी उड़ा दूंगा और उनके खजाने भी खाली कर दूंगा। ये पैसे आपके हैं और इन पैसों के मालिक आप हैं, कोई चोरी लूट नहीं कर सकता। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए ये मोदी को गोली मारने की बात करते हैं। जरा सुन लीजिए मोदी जी की जुबानी। और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले। ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, 21 के करीबी है। अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, तो सुन रहे थे आप नरेंद्र मोदी को यहां साफ साफ जो कुछ चल रहा है इस देश में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। खैर, 10 साल तक जनता ने ये बुराई का खेल खूब देख लिया है, लेकिन अब वो काम देखना चाहती है। नरेंद्र मोदी तमाम चुनावों में, चुनावी रैलियों में विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, परिवारवाद और तमाम बातों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता देख रही है। मोदी जनता की इस अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो अब जनता ने भी उन्हें सत्ता से उतारने का शायद मन बना लिया है। अमित शाह चाहे दिल को खुश रखने के लिए 270 सीटें जीतने का दावा कर लें, लेकिन अपनी पार्टी नहीं बल्कि मोदी का नाम ले रहे हैं वहां पे। लेकिन अब बचे हुए 3 चरणों में जो 163 सीटें हैं और जो चुनाव बचे हुए हैं 163 सीटों के, उसमें ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, तभी तो ये 400 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी बीजेपी। अगर 380 में से 270 सीट की अभी बात कर रहे हैं तो बची हुई सीटें 163 ही तो हैं। इन 163 सीटों से क्या 400 के पार चले जाएंगे? 100% रिजल्ट लाना होगा, लेकिन क्या 100% रिजल्ट लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी? चलिए, पार्टी का नाम तो जब अमित शाह नहीं ले रहे हैं तो हम भी नहीं लेते हैं। नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं क्या? हालांकि न पिछले 4 चरणों में 270 सीटें जीतने के लक्षण बीजेपी के हैं और न ही आगे कोई आसार दिख रहे हैं। तो क्या बीजेपी अब मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त बनाने की कोशिश में है? क्या बीजेपी की यह कोशिश कामयाब होगी या अब बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें
उससे पहले एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। वीडियो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहली बार दोनों मां बेटे और एक देश के वरिष्ठ पॉलिटिशियंस में से दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मामला क्या है उसको देखेंगे। एक छोटी सी वानगी। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल और उनके जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर यह वीडियो है और वहीं से साभार हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जरा देखिए। तो सुन रहे थे आप सीधा ये एक वीडियो और बहुत ही मार्मिक कह सकते हैं और इस चुनाव के वक्त रायबरेली का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। इस वीडियो को इन्होंने 6-7 मिनट का वीडियो है टोटल, लेकिन एक प्रोमो के रूप में इन्होंने इसे जारी किया है जिसे हम साभार आप तक पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी के सौजन्य से। और यहां पर देखिए कि कैसे पहली बार आप कब गई रायबरेली, वहां से लेकर और ये सवाल कि 1981 में गई और हमेशा जाती थी और वहां पर कभी भी किसी का देहांत होता था, किसी को हमारी जरूरत होती थी उस हिसाब से, और राजीव गांधी को याद करते हुए यानी अपने पिता को याद करते हुए, पिता के बारे में अपनी माता से पूछते हुए सारी बातें यहां राहुल गांधी रख रहे हैं। और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की, एक परिवार जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी लगातार ये ठप्पा लगाते हैं कि ये शहजादा है, ये राजशाही परिवार है। आज भी कह रहे थे, ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन यहां पर ये परिवार लोगों के लिए क्या करता है ये बताने की कोशिश में यहां राहुल गांधी इस वीडियो के जरिए अपनी माता सोनिया गांधी से जो बात कर रहे हैं उसमें। तो ये देश जो है किस दिशा में जा रहा है, चौथे चरण के बाद आखिर किसका सुपड़ा साफ हो गया है। आइए इसी पर कुछ सटीक विश्लेषण हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं, पैनलिस्ट साथी, उन सब के जरिए करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, देखिए इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, केपी मलिक साहब हैं, शकील अख्तर जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। जल्दी से पहले शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, इस वीडियो से ही शुरुआत करें। देख चुके होंगे आप वीडियो, शायद पूरा वीडियो देख लिए होंगे, क्या पैगाम देने की कोशिश है यहां पे? शाही परिवार, मोदी जी ने कहा वंशवाद, तो इस वंशवाद की कहानी को खुद सोनिया जी और राहुल जो है पुष्ट कर रहे हैं। इसमें 1921 आपको याद होगा, कुछ समय पहले इसी प्रोग्राम में हमने अवध आंदोलन का जिक्र किया था और वो पूरा इतिहास बताया था कि कैसे नेहरू की, जवाहरलाल की राजनीति की शुरुआत हुई थी जब 1921 में वहां अवध आंदोलन हुआ था। और उसी को आज सोनिया गांधी जी बता रही थी 1921 में किस तरह मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू किसानों की मदद के लिए वहां पे पहुंचे थे। और अभी जो है सोनिया गांधी भी उन किसानों के जो वहां पे स्मारक है वहां पे गई। आप देखिए कि इस परिवार के बलिदान का, इस परिवार की सेवा का इतिहास कितना पुराना है, और उसको आप जो है शाही परिवार के उस पर व्यंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता में वो मैसेज
अब पहुंचता नहीं है। जनता जो है उसको वो सारी बातें याद हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी याद हैं। लोग बताते रहते हैं कि इस परिवार ने वहां क्या क्या किया था। जी। अभी प्रियंका गांधी ने भी उस बात को याद किया कि वहां पे किसी वक्त में कैसी ऊसर जमीन थी और किस तरह राजीव गांधी ने उसका भूमि रूपांतरण करा के उसको हरियाली में बदला। आपको याद होगा कि ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, इस पे अभी हमने लिखा भी कि कई लेख पूरे लिखे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये जनता के दिलो दिमाग में हैं और इसीलिए आज भी प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करके उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं जहां से उन्होंने इस चुनाव की शुरुआत की थी। रोज गोल पोस्ट बदलना, कभी एक किसी भी इश्यू पे वो रुकते नहीं है क्योंकि वो इश्यू जनता में है ही नहीं है। जनता के बीच इश्यू है बेरोजगारी का, महंगाई का, जिसके बारे में राहुल गांधी और प्रियंका बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भैंस छीन लेंगे। कांग्रेस ने भैंस नहीं छीनी है, वो भैंस नहीं छीनती है, वो तो देश छीनती है। पाकिस्तान से बांग्लादेश छीन के एक अलग देश बना दिया। तो जनता अब क्या ये बात समझती नहीं है? आप भैंस का जिक्र करोगे उसको याद आएगा छीनने की बात, उसको याद आएगा हाँ इंदिरा गांधी ने छीन लिया था, बांग्लादेश ही पूरा का पूरा छीन लिया था। तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि मैंने नोटों का इतना बड़ा पहाड़ देखा। लोगों को फौरन याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि बोरों में भर भर के, टेम्पो में भर भर के अंबानी और अडानी नोट पहुंचाते। काला धन। आप तो विस्मृति के शिकार हो रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी आपने खुद कहा था काला धन का बोरों में भर के, टेम्पो में भर के, आज आप इसको बता रहे हैं। आप जो है अभी बात कर रहे थे कि साहब परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, तुष्टीकरण की। रांची में जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे नोटों के पहाड़ का, वहीं दूसरे लोगों को जो मुसलमान नहीं थे उन्हें टोपी लगा के, जो नमाज पहनने की टोपी होती है, आपने बिठा दिया था ये बताने के लिए कि देखो हमारे साथ मुसलमान हैं। अभी आपने एक टीवी के इंटरव्यू में खुद कहा कि मुसलमानों को बीजेपी के ऑफिस में जाकर कब्जा कर लेना चाहिए। जी। मतलब आपकी क्या कौन सी ग्रंथि है ये कि आप एक तरफ कह रहे हैं तुष्टीकरण, एक तरफ आप मुसलमानों से कह रहे हैं बीजेपी के ऑफिस में जाओ वहां कब्जा कर लो, देखता हूं कौन भगाता है। अरे भाई, जो थे आपके शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी, उन्हें तो आपने टिकट तक नहीं दिया। वो किसी हाउस में भी नहीं है आज, मंत्री बनना तो दूर की बात है। एक भी सांसद आपका नहीं है। और जिस कश्मीर में हमेशा से 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ते रहे थे, लड़वाते रहे थे, मुसलमान को भी टिकट देते थे, कश्मीरी पंडित को भी टिकट देते थे, इस बार तो आपने वहां टिकट ही नहीं दिया जी, चुनाव ही नहीं लड़ा। और अभी आप बात श्रीनगर की कर रहे थे कल कि वहां इतना अच्छा परसेंटेज हुआ है 96 के बाद। 96 का आपको याद है कुछ? कांग्रेस ने चुनाव कराया था विधानसभा का, आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उस वक्त 87 के बाद 96 में विधानसभा का चुनाव हुआ था 9 साल बाद। क्यों? क्योंकि भारी मिलिटेंसी थी। पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में आतंकवादी कश्मीर में भेज रखे थे। कांग्रेस की सरकार ने, भारत की सरकार ने, देश के लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 96 में विधानसभा चुनाव करके एक चुनी हुई सरकार बना दी थी। आपने तो विधानसभा भंग करी 18 में और अभी तक चुनाव नहीं कराए। आखिरी चुनाव मोदी जी याद है कब हुए थे? विधानसभा के 2014 में। 2014 से 2024 हो गए 10 साल। 10 साल से वहां चुनाव नहीं हुए, चुनी हुई सरकार नहीं है। और आप बात कर रहे हैं श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज की। श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर किन विपरीत परिस्थितियों में नरसिम्हा राव की सरकार ने चुनाव कराए थे, वहां पे किस तरह चुनी हुई सरकार आई थी, पाकिस्तान का पूरा प्रचार तंत्र ध्वस्त कर दिया था वहां पे, और कश्मीर के लोगों ने किस तरह साथ दिया था। खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि कश्मीर की लोगों के बदौलत ये दिन देखने को मिले हैं, सामान्य स्थिति की बहाली हुई है। अब पता नहीं मोदी जी के जो ऑफिसर हैं सब बहुत काबिल ऑफिसर हैं, हम जानते हैं सबको। जी। भारत के
जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा बड़े योग्य लोगों की रही है, तो उनकी सुनते नहीं है या वो बता नहीं पाते, क्या कारण है हमें नहीं मालूम। देश में इस दौर में जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, जो आज इनके साथ आ गए, देवगौड़ा जी से ही पूछ लीजिए आप, देवगौड़ा जी सब बता देंगे। गुजराल, खुद वाजपेयी जी, इन लोगों ने, मनमोहन सिंह, किसी ने भी कश्मीर को कभी भी दलगत राजनीति का विषय नहीं बनाया। मोदी जी उसको दलगत राजनीति का विषय बना रहे हैं, हमेशा उसको जो है राष्ट्रीय इशू बनाया। तो आज की तारीख में मोदी जी जिस तरह गोल पोस्ट बदल रहे हैं, उससे तो यह लगता है कि अमित शाह जी ने जो बंगाल में बोला उस बात में कोई तथ्य नहीं है। वो देख रहे हैं मोदी जी और अमित शाह कि जो विपक्षी पार्टी का स्ट्राइकर है वो तेजी के साथ गोल पर चढ़ के दौड़ रहा है, राहुल गांधी, तो आप गोल को उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। इससे टीम हारने से बचती नहीं है कभी भी। अभी जो वीडियो का जिसका आप जिक्र कर, शकील जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि अमित शाह ने 380 में से 270 सीटें मोदी जी को दी हैं, यानी 110 सीटें तो पहले इन 4 फेजेज में उन्होंने कम कर दी हैं। ये भी मानना होगा, 110 सीटें वो पहले ही कम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, हमें लगता नहीं है कि उस पर अब कोई बात कर रहा है या उसकी कोई सुन रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। वही हम बता रहे हैं ना कि जब भैंस छीन लेंगे जैसी बात करी है, उसके बाद आपने अपनी बात का सारा वजन खत्म कर दिया। देश का प्रधानमंत्री, हमने बताया ना, ये सब कहने में अच्छा नहीं लगता, मगर आज ये विमर्श को इस जगह ले आए हैं कि कुछ बातें बोलना पड़ती हैं कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें थोड़ा सा देवगौड़ा को लेके ही कई बातें कही जाती थी कि वो जो है थोड़ा सा कभी लगते नहीं थे कि उस गरिमा का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो तो आज सबसे गरिमामय दिख रहे हैं मोदी जी के मुकाबले में। भैंस छीन लेगी जैसी बात तो उन्होंने कभी नहीं करी। मंगलसूत्र, भैंस, तो हमने बताया ना आपको उदाहरण के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भैंस, कांग्रेस तो देश छीनती है, बांग्लादेश छीन लिया था इंदिरा गांधी ने, और भैंस एक ही क्यों छीनेगी भाई, छीनने जाएगी दोनों नहीं छीन लेगी। जरा गांव में जाके ये लोग बात सुने लोगों की, तो लोग बात क्या कर रहे हैं कि भैया जो छीनने आएगा वो 2 में से 1 ले जाएगा, क्या कुछ चुन के ले जाएगा कि ये वाली ले जाना ये वाली नहीं ले जाना जी। एक काहे के लिए छोड़ जाएगा, जो बिल्कुल मुकदमा तो वही बनेगा ना, एक छीनो चाहे 2 छीनो, एक ही धारा लगेगी ना आपके ऊपर, तो 2 ही ना छीन लेंगे हम। सही बात है। तो ये सारी बातें कि आज मोदी जी क्या कह रहे हैं, शाही परिवार और नोटों का पहाड़ और भ्रष्टाचार, और ये इनका असर नहीं हो रहा। अगर असर होता तो ये इसी पे रुक जाते। हमने बताया ना, श्रीनगर की बात करने लगे, श्रीनगर के वोटिंग परसेंटेज की, लेकिन वो भूल गए कि 96 का जिसका उदाहरण दे रहे हैं वो लोकसभा चुनाव का, उस लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि बनी थी विधानसभा चुनाव से। और वही हम कह रहे हैं कि जरा अफसरों से बात कर लें, ब्यूरोक्रेट से बात कर लें, विदेश सेवा के भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, और खुद देवगौड़ा जी हैं अभी तो, खुद देवगौड़ा जी हैं अभी तो। देवगौड़ा जी, क्योंकि देवगौड़ा जी का वहां काम था कश्मीर के अंदर, देवगौड़ा जी कश्मीर जाते थे, देवगौड़ा जी ने वहां पे शांति स्थापना में बहुत काम किया है। जी शकील जी, नरसिम्हा राव के बाद है। जी शकील जी आते हैं, थोड़ा हमारे तमाम साथियों के बीच एक बार सब जल्दी से चलते हैं। मोदी जी हालांकि ये भी कह रहे थे कि मोदी इन पर कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए ये मोदी को गोली मारने की बात कर रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब क्या सुनाऊं, लेकिन दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि मुझे लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं, एक एक को किसी को छोड़ूंगा नहीं, कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है मेरे राज्य में, ये सारी बातें ये कह रहे थे। चलिए खैर, मोदी जी अपनी बात कहते हैं चुनाव के समय। उन्होंने तो अब दोनों व्यापारियों, जो देश के दोनों वरिष्ठ व्यापारी जो हैं, नंबर 1 नंबर 2 वाले, इन दोनों का नाम भी ले लिया और टेम्पो का जिक्र भी कर दिया, बहुत कुछ है। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि बस अब रोना बाकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रोते हुए भी एक इंटरव्यू में नजर आ रहे थे आज ही। जरा आना चाहता हूं केपी मलिक साहब आपके पास। मलिक साहब, 4 फेजेज हो गए, 4 फेजेज के बाद किसका सूपड़ा साफ, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बकौल अमित शाह विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है, लेकिन इसमें कितना दम है ये देखना जरूरी है। आप सातों महानुभावों के जरिए ये समझेंगे आज इस कार्यक्रम में। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी जो जो बात कहते हैं,
आगे आगे कह के निकलते हैं, पीछे पीछे नरेंद्र मोदी वही काम करते हुए क्यों नजर आते हैं, यह समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी पिछले 10 साल से अदानी अंबानी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि उनकी जुबान पर एक बार नहीं आता अदानी अंबानी का नाम, उन जुबान पे आ गया, अदानी अंबानी का नाम आ गया। कह रहे थे कि सब कुछ हो गया, अब रोना बाकी है। हमारे ही कोई साथी कह रहे थे कि अभी तक उसमें से इनकी जो रैली निकलती है या कोई रोड शो होता है उसमें से अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं गुजरा। ये बात भी कोई हमारे साथी बोल रहे थे। तो आखिर क्या कारण है कि कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि सब कुछ ट्रांसक्राइब्ड है, पहले से फिक्स्ड हैं, और ऐसे में ये 4 चरण और 4 चरणों के बाद ये जो दावे हैं कि 270 सीटें तो आ ही रही है मोदी जी को, इसमें कितना दम आप देखते हैं? आप तो बहुत नजदीक से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि आप कश्मीर को भी देख रहे हैं, जिसका जिक्र हमारे साथी कर रहे थे शकील अख्तर जी। केपी मलिक साहब, देखिए राजीव जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पिछले 15 से 20 दिन बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की गरिमा के मुताबिक वो आचरण नहीं कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। और राहुल गांधी जो बोलते हैं वही कुछ दिन के बाद वो करते हैं। तो राहुल गांधी कोई ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है कि उनको इस तरह की चीजें आगे। राहुल गांधी ने जो हजारों किलोमीटर की यात्रा की है और उन्होंने जो पब्लिक के बीच में से चीजें सुनी हैं, देखी हैं, महसूस की हैं, वही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने किसानों की बातें सुनी, राहुल गांधी ने अग्निवीर युवाओं की बात सुनी, राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं की बात सुनी। तो जो ठेस उन युवाओं के मन में थी, किसानों के मन में थी, वो राहुल गांधी के थ्रू हम सुन रहे हैं और वही प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री उस पर खरे उतर रहे हैं राहुल गांधी जी की सब बात पे। वो किसी बात भी, राहुल गांधी की किसी बात को भी झुठलाना नहीं चाहते। अब देखिए, इतने दिन से हमला राहुल गांधी कर रहे थे कि अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं लेते। राहुल गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खाली नाम ही नहीं लेंगे, इतना बड़ा काम कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आया। आपने काला धन देश में है, उसको खत्म करने के लिए मैं नोटबंदी लाया हूं। मित्रों, मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, अगर मैं 6 महीने में नहीं कर पाया मेरा ये कर देना। अब वो 6 महीने भी हो गए, 6 साल भी हो गए, और आप जो बता रहे थे कि नोटबंदी के माध्यम से हमने काला धन खत्म कर दिया, आप खुद ही कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है और वो टेम्पो में ट्रक भर के राहुल गांधी के घर जा रहा है। तो राहुल गांधी का सरकारी घर है, वहां पे आप छापा मरवा सकते हैं, इनके यहां भी आप छापा मरवा सकते हैं। जांच क्यों नहीं कर रहे आप? राहुल गांधी ने अगले दिन जवाब दिया उस बात का, सीडी, ईबीआई, इनकम टैक्स भेजिए, आप जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रधानमंत्री की बातों में कोई गरिमा नजर नहीं आ रही है, कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, वो अभी भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज वो बनारस में नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका तीसरा नॉमिनेशन है जो हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो वहां पे बोट में बैठ के बता रहे हैं उनको अपनी माँ की याद आ गई है। कौन सी माँ की याद आई है? उनकी माँ भी कहीं है, आपको पता है, क्योंकि गंगा माँ ने उनको बुलाया था। वो गंगा माँ याद आई है या वो माँ याद आ गई जिनको गुजरात छोड़ आए थे, खाली फोटो खिंचाने के लिए एक बार पीएम हाउस लाए थे, उसके बाद माँ उनको याद नहीं आई। उसके बाद वो 10 साल में कभी माँ नहीं है, मर गई बेचारी। या एक बार लाइन वाइन में लगाया था, 2000 का नोट मिला था उनको और पूरा राशन वगैरह उनको लेना था, तो वो लाइन में गई थी खुद लेने। तो वो 2-3 बार उस मौके पे याद इनको आई थी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जनता में उसका मजाक बन रहा है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से विकास पुरुष के रूप में पेश किए गए थे और वो प्रधानमंत्री बने थे, उनको अपने 10 साल के जो उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं उनको जनता के सामने रखना चाहिए और अगले 5 साल का रोड मैप जनता के सामने उनको रखना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं, जो बचा हुआ है, और जनता उस पर निर्णय लेगी। मेरा मानना यह है कि जनता तो निर्णय ले चुकी है और विपक्ष जो कर रहा है वो कर ही रहा है। सबसे बड़ा काम जो है अंदरूनी शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, अब लखनऊ में खेला शुरू हो गया है। ये जो खेला है लखनऊ का, इसकी बानगी, इसका उदाहरण आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा से होते हुए जो आया है, वो खतरा लखनऊ को हो गया है। और लखनऊ में जो सोटे वाला बाबा बैठा है, उन्होंने सोटा घुमाना शुरू कर दिया है।
और सोटा घूम गया है। अभी जो 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया जाना कि यूपी पुलिस हमारे उम्मीदवार के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग कर रही है, हमारे खिलाफ वोट डलवा रही है। कहां? कन्नौज में। कन्नौज में पुलिस वेस्ट बंगाल की है या उत्तर प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? डबल इंजन की। तो वहां पुलिस विरोधी के लिए काम क्यों कर रही है? क्या पुलिस पर कंट्रोल नहीं है? जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव में धारा 144 लगी हुई है। तमाम राजपूतों की पंचायतें हो रही हैं, 70,000, 1,00,000, 80,000 लोग आ रहे हैं, एक भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं है। क्यों? क्या हो रहा है? ये समझने की जरूरत है। किसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है? नागपुर से कोई आदेश है क्या? बाबा को क्या करना है? इनको क्या करना है? ये सांकेतिक भाषा है, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो ये समझना होगा, बाहरी जो हमले चल रहे थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि एकदम से बम्बार्ड करें। अभी जो हथगोले अंदर से शुरू हुए हैं वो इनके बस के झेल में नहीं है। तो विदाई समारोह बहुत जल्दी होगा, मुझे ये नजर आ रहा है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि 4 जून को जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, लिख कर रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि 270 सीटें तो अभी आ गई। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी आप इस पे? आप अब तो, क्योंकि कल के बाद आज तक बहुत कुछ बदलता हुआ, बहुत सारी चीजें आप तक आती हुई दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी खबरें होंगी, और इन सब के बीच चौथा फेज किसका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वो तो अब ईवीएम में बंद हो चुका है जी। अब अमित शाह जो भी कहे, मुझे लगता है कि अब तो बीजेपी को चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं है। पूर्ण बहुमत तो आपको मिल ही गया है। अच्छा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं वो मुतमईन हो गए हैं कि अब साहब कोई जरूरत है नहीं। जो कुछ भी जरूरत है वो अब विपक्ष को है, इंडिया अलायंस को है। तो उनके कार्यकर्ता और उनके वोटर पहुंचेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी। दूसरा जो सबसे मजेदार है आज का किस्सा, मोदी जी बेचारे रो दिए। 1 सप्ताह पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि अब अगला नंबर है आंसू बहाने का, और मोदी जी बड़ा फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो चित्रा त्रिपाठी पूछ रही थी कि आप इतनी ताकत कहां से जुटाते हैं? पिछले 10 साल से इतने ताकत पर सवाल हुए हैं। रुबका लियाकत ने पूछा, थकते क्यों नहीं हैं? कोई कुछ पूछ रहा है, और मोदी जी रो दे रहे हैं बेचारे। जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं ना राजीव जी, और जब एक बच्चा लड़ नहीं पाता है, जीत नहीं पाता है, तो रोने लगता है। अब मोदी जी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी के सामने बेचारे लड़ नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, बार बार हार रहे हैं। और ये हार किसकी हो रही है? एजेंडे की, नरेशन की। और मोदी जी भले ही सर्वे करवा लें कि साहब आज भी 54% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, हालात तो बहुत बुरे हैं। जितनी तेजी से ग्राफ पड़ा है राहुल गांधी का, उसके आगे बौने दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इसीलिए अब उनको कभी रोना आ रहा है, कुछ दिनों के बाद छाती ना पीटने लगे। रोने पीटने की बात होती है ना, मुहावरा जो है ना, तो हो सकता है कि अगले किसी सभा में छाती पीट रहे हो रो रो करके। वही एक दृश्य देखना बाकी है। हालांकि अभी राहुल गांधी ने इस बात को बोला नहीं है, बोलेंगे तो शायद ये हो। लेकिन इन 4 चरणों में तस्वीर बहुत कुछ इस देश की साबित हो गई, और बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग पिछले लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि इस देश का जो अवाम है, जो नागरिक है, बेहद समझदार है। उसे आप धर्म की अफीम चटा करके बेहोश नहीं रख सकते। उसे आप मूर्ख बना करके, जुमला दे करके आप उसके वोट पर डाका नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वो ताकत है जो लोगों ने पहली बार पाई है सदियों बाद। और ये वो समाज है जहां असमानता, भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न जिस पूरे समाज के 1000 साल के इतिहास में रहा हो,
और उस समाज को जो दमित है, पीड़ित है, उसे अगर ये ताकत मिल गई हो, वो राजा बन गया हो। जहां डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एक सभा में कि अब हमने तो सारी रानियों की नसबंदी कर दी है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। तो जिसको ये सपना मिला हो कि वो भी राजा हो सकता है, वो भी विधायक मंत्री हो सकता है, उसका भी प्रतिनिधित्व होगा पार्लियामेंट में, उसके लिए भी नीतियां बनेंगी। लेकिन पिछले 10 साल में उसने मोदी जी को क्या नहीं दिया, जरा आप ये सोचिए। छप्पर फाड़ बहुमत दिया और वो अवसर दिया जिसके जरिए नरेंद्र मोदी चाहते तो इस देश का कायाकल्प कर सकते थे। लोगों के भीतर एक अविस्मरणीय छवि वो गढ़ सकते थे। आज भी जिस तरह से हम लोग बार बार नेहरू की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, देश को दिया बहुत कुछ। जी। और जिन नेहरू को ये लगातार काउंटर करते हैं, ये भूल जाते हैं कि आनंद भवन से लेकर के सारी संपत्ति नेहरू ने इस देश को समर्पित कर दी। अपने शरीर को भी, उसकी राख भी देश की तमाम नदियों में और खेत खलिहानों में प्रवाहित कर दी। ये होता है देश से मोहब्बत, देश से प्रेम। देशभक्ति जुमला नहीं है, देशभक्ति केवल नारेबाजी नहीं है। देशभक्ति असली वो होती है जब आप किसान के लिए खड़े हो। यहां तो आपने जो खाद का दाम था वो इतना बढ़ा दिया। जब आप मजदूर के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आप खड़े किसके साथ हैं? अंबानी और अडानी के साथ। आप जब दलित पिछड़े के साथ खड़े होते हैं, लेकिन कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी ने की तो आप सेंसस भी नहीं करा रहे हैं। दलित रोज पीटा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। ये प्रधानमंत्री की एक भाषा हो सकती है क्या? महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, और यहां मणिपुर से लेकर के और पहलवान बेटियों तक की जो इज्जत तार तार हो रही थी, क्या मोदी जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, या उनको सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था? इस देश ने देखा, वो शर्मसार हुआ कि एक ऐसी हुकूमत जिसको अपनी बेटियों की परवाह नहीं, जिसको अपने लोगों की परवाह नहीं, जिसे 2 लोगों की परवाह है, अंबानी और अडानी की पूरी दुनिया का चक्कर काटना है, जो 18 करोड़ की गाड़ी में चलता है, जो अपने को फकीर कहता है, दिन में 4 बार सूट बदलता है, वो कहता है कि मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, देश के लिए कर रहा हूं, लोगों के लिए कर रहा हूं। अरे साहब, असली तो वो है जो सत्ता में पैदा हुआ, जो चांदी की नहीं सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ जी। लेकिन आज वो सत्ता के लिए नहीं, समता के लिए, वो न्याय के लिए और देश में बंधुता स्थापित करने के लिए, जिस पर सबसे ज्यादा जोर डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी में संघर्ष के मामले में गांधी दिखाई पड़ते हैं, समाजवादी मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता के मामले में नेहरू दिखाई पड़ते हैं, और सामाजिक न्याय के उसूलों के सामने राहुल गांधी में डॉक्टर अंबेडकर दिखाई पड़ता है। तो ये वो व्यक्ति है जो आज दलितों के लिए उनका अपना नायक, सामाजिक न्याय का अपना आइकॉन दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के सामने आज नरेंद्र मोदी पौने साबित हो रहे हैं। और ये जो रुदन है वो इसी वजह से है क्योंकि इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से पीछे जा चुकी है कि अब वो किसी भी कीमत पर इन 3 चरणों में वो सम्मानजनक स्थिति में भी नहीं पहुंच रही है। 200 का आंकड़ा भी नहीं छूने जा रही है बीजेपी। ये रुदन इसलिए है राजीव जी। 163 सीटें मात्र बची हैं अब चुनाव के लिए अगले 3 चरणों में, और 380 सीटों पर चुनाव हो गए हैं। हालांकि मेरे आंकड़े 379 के हैं, लेकिन एक सीट अमित शाह कौन सी लेके आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए उन्हीं की, क्योंकि भाई देश के गृह मंत्री हैं तो उनकी बात ज़्यादा अच्छी तरह से मानी जाएगी, तो वो मानता हूं। लेकिन प्रशांत टंडन जी, ये 163 सीटें पूरी जब भाजपा जीत जाएगी तब शायद 400 पार का नारा दुरुस्त होगा, लेकिन 380 में 270 सीटें या उसके बराबर आने का मतलब है कि तीसरी बार आ रही है सरकार।
और ये दावे होते हैं, सत्ता पक्ष दावा कर रहा है, लगातार कर रहा है, तभी तो 400 पार की बात हो रही है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ हकीकत अगर देखें, सड़कों पे निकल के हम आप सब लोग घूमते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जरा देखें तो क्या कुछ नजर आता है चौथे चरण के बाद आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि यहां से ये तो कह सकते हैं कि अब सूपड़ा किसी का साफ हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि हंग पार्लियामेंट की हम उम्मीद करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि किसी को पूरा का पूरा पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या कुछ लेकिन दिखाई दे रहा है आपको? राजीव जी, हम लोग तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को और कम्युनिकेशन का अध्ययन करते हैं, और चुनाव से बढ़िया इसकी लेबोरेटरी कोई नहीं है, राइट। जहां आपको तमाम तरीके के कम्युनिकेशन दिखाई देते हैं। और पॉलिटिशियन एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। मोदी जी से बढ़िया कम्युनिकेटर लालू प्रसाद यादव रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि चुनाव कम्युनिकेशन पे चलता है। अब कांग्रेस का ये अमित शाह का सवाल जो आपने पूछा, बेसिकली वो क्या है कि वो कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस है कि आप जनता के सामने एक गलत पिक्चर रखो ताकि लोग सोचें कि अच्छा, सब लोग वोट दे रहे हैं तो हम भी देते हैं। ये एक तरीका है। लेकिन अगर आप कांग्रेस और मोदी साहब, या इंडिया गठबंधन और मोदी, एनडीए कहीं नहीं है इसमें, इंडिया गठबंधन और मोदी में तुलना करें कम्युनिकेशन की, 2-3 बड़े एडवांटेजेस हैं इंडिया गठबंधन के साथ। एक, इस बार राजीव जी, इस बार इनका जो वीडियो और डिजिटल कम्युनिकेशन है कांग्रेस पार्टी खासकर, वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्पष्ट है, बहुत बढ़िया है, वो क्रिएटिव है, और इलेक्शन कमीशन के दायरे के बाहर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, और बहुत लोगों को जो है वो छू रहा है, अपीलिंग है, अपील करता है, अपीलिंग है वो। एक तो ये, इसकी टक्कर बीजेपी नहीं दे पा रही है। वो छोटे छोटे वीडियो जो घूम रहे हैं, आज भी एक नया वीडियो आया है। एक तो ये हिस्सा। दूसरा हिस्सा है इनके पॉलिटिकल लीडर्स के बयान और भाषण। वो उसकी बड़ी एक बैंडविड्थ है। तेजस्वी यादव वहाँ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत ऊर्जावान भीड़। वही आप देखिए ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में जाइए तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, दक्षिण भारत में भी नेता हैं। मैं सबका जिक्र नहीं कर सकता, यहाँ पर समय की कमी हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी बैंडविड्थ जो है अखिलेश यादव, बड़ी बैंडविड्थ इंडिया गठबंधन के पास है, और वो सब लोग लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाले, हैसियत रखने वाले नेता हैं। सब मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दों में कहीं कोई वो नहीं है कि सामंजस्य नहीं है। जो बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वही बात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वही बात ममता बनर्जी कर रही है, वही बात तेजस्वी या अखिलेश यादव कर रहे हैं, और राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, और उनकी रैलियों में तथ्य भी है, इमोशंस भी है, कम्युनिकेशन भी है, बस सब कुछ है। इसका जवाब में मोदी जी के पास क्या है? एक तो वैसी बैंडविड्थ नहीं है, अकेले मोदी जी हैं, इंडिया एनडीए है नहीं कहीं। दूसरा, मुद्दे नहीं है। आप अभी तक आप देखिए कि क्या हमने किया और क्या हम करेंगे, ये बात नहीं कर पा रहे। हिंदू मुसलमान, ये सारी बातें हो रही हैं, रो रहे हैं। कल को एम्बुलेंस वाला आइटम भी आ जाएगा, कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, किससे कहानियां हो जाएंगी। लेकिन हमने 10 साल में क्या किया, अगले 5 साल हम क्या करेंगे, ये बात नहीं हो पा रही है। एक इनके कम्युनिकेशन में और बेहद बड़ी गलती है। ये गलत निष्कर्ष निकाल लिया है मोदी साहब की कम्युनिकेशन टीम ने कि 2014 और 2019 का चुनाव इन्होंने हिंदू मुसलमान करके जीता। कुछ विधानसभा के चुनाव जीते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं जीता है बीजेपी ने। लोकसभा का 2014 का चुनाव अन्ना मूवमेंट, एंटी करप्शन ड्राइव और यूपीए की एंटी इनकम्बेंसी पर जीता गया। 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पे और पुलवामा और बालाकोट के बाद जीता गया। उस वजह से कर्नाटक में भी 25 सीटें 28 में से आ गई। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, वो राष्ट्रवाद था, और वो वैसे ही राष्ट्रवाद था जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 414 सीटें राजीव गांधी को आ गई थी।
तो उस तरीके का राष्ट्रवाद को आप हिंदू मुसलमान से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जी तो हिंदू मुसलमान की जो अपील है वो पूरे देश में नहीं चलती है। मोदी साहब ने पूरा का पूरा अपना कम्युनिकेशन हिंदू मुसलमान पर आश्रित कर दिया है। ये गलती है और इस गलती का खामियाजा या एनालिसिस हम लोग 4 तारीख को करेंगे। तो ये बेसिक गलतियां जो मोदी साहब के कम्युनिकेशन में हो रही है कि बहुत ज़्यादा निर्भर है वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव पे, और वो अब नहीं काम कर रहा है। वो काम कर रहा होता तो हमको आपको उसकी ध्वनि सुनाई देती, उसके लिए कोई अलग से ऑसिलोमीटर नहीं लगाना पड़ता हमको। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मोदी साहब का नैरेटिव और इधर इंडिया गठबंधन के नैरेटिव, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और एक बात जो आप कह रहे थे कि डिजिटली कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा, अभी जो हम दिखा रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपस में बात कर रहे हैं और पिछले दिनों को याद कर रहे हैं, रायबरेली का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब कि रायबरेली तक, और रायबरेली में अगर हर मोबाइल तक, घर घर तक ये मैसेज पहुंचेगा, ये वीडियो पहुंचेगा, तो वो दिलों को छुएगा। ये साफ दिखाई देता है कि सोनिया गांधी वहां नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी याद कर रही हैं और अपनी विरासत को सौंप रही हैं, अपने बेटे के पास दे रही हैं, ये दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक अलग अंदाज है। आज जिस एक और वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो महिलाओं पर है, केंद्रित है। 1 लाख रुपए महिलाओं को देना, और जिसके बारे में कल राहुल गांधी कह रहे थे कि 1 जुलाई को महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएगा। ये अभी से गारंटी दे रहे हैं कि 1 जुलाई को महिलाओं के, हर परिवार की, उस मुखिया महिला जो गरीब परिवार है उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाएगा। यहाँ 1,000, 2,000 या 10,000 या 50,000, 60,000 की नहीं बात कर रहा हूँ, 1 लाख की बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए आज सुने गए राहुल गांधी, और उसमें बहुत ही कटाक्ष और स्मृति ईरानी पर सीधा सीधा वार है उस वीडियो में। उस पर एक वीडियो हमने बनाया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो जरूर देखिएगा। इसी कार्यक्रम के बाद उसको हम टैग भी कर देंगे, अभी इसी न्यूज पॉइंट में ही आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि क्या कुछ है। और लेकिन एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। कल का वीडियो है राहुल गांधी का, और कैसे ये चीजें जो हैं वो सुपड़ा साफ जो हम लिख रहे हैं उसकी तरफ जा रही हैं, ये चीजें कैसे उसमें इजाफा कर रही हैं, कैसे इस चुनाव को दूसरी तरफ अपने हिस्से में मोड़ते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। एक जानकारी और दे दूं कि कल लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तीनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है लखनऊ में कल। तो ये तीन, उसमें अरविंद केजरीवाल भी है, अखिलेश यादव भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। ये तीनों हैं लखनऊ में, तीनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल। तो ये जो गतिविधियां हैं ये बताती हैं कि कैसे ये चुनाव अपने कब्जे में लेने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये वीडियो आप देखिए, कल उन्होंने जारी किया है, लखनऊ एयरपोर्ट का वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में, और कल आपको पता है कि रायबरेली पहुंचे थे राहुल गांधी, लेकिन रायबरेली से लौटते वक्त उन्होंने उसी लखनऊ एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है। और ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट जो जनता की पूंजी है, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी, 4-5 दिन पहले कहा जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। So 7 airports like this for 50 years they handed over just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And so jaldi karaiye na inquiry. Up there, look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation, also getting airports for free. Clear at it. ये एयरपोर्ट का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइन का भी पता लगा लीजिए ये है किसका।
इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। एक नाम और आ गया है, अनिल सिन्हा जी। आकाशा ये जो एयरवेज है, ये है किसका? और आपको बताऊं कि हमारा जो दफ्तर है उसके ठीक बगल वाली गली में आकाशा एयरवेज की बड़ी सी इमारत है और वहीं से ये काम धाम चलता है। खैर, लेकिन ये पूछ रहे हैं यहाँ राहुल गांधी, बात यहाँ आकाशा की नहीं है, बात जो है वो है राहुल गांधी कह रहे हैं टेम्पो, और बात कर रहे हैं वो कि अभी तक ईडी सीबीआई वाले गए क्यों नहीं, यहाँ पर वो पकड़े हुए। लेकिन ये जो प्रशांत टंडन जी जो बात रख रहे थे, उसी बात को यहाँ थोड़ा आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस के जरिए कि कैसे डिजिटली कांग्रेस पार्टी ने मैदान जो है वो अपने कब्जे में, मतलब मैदान मार लेना जो कहते हैं, छक्का पे छक्का, बिल्कुल सिक्सर मारना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये कितना वोटों में तब्दील हुआ है, कितना तब्दील होगा, वो विश्लेषण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़रा आपका विश्लेषण पूरा चौथे फेज तक अगर देखा जाए, पहले से लेकर चौथे तक क्या कुछ बदलता हुआ, चुनाव किस दिशा में जाता हुआ, किसका सूपड़ा साफ होने की कगार पर, क्या कुछ है? देखिए, ये जो कम्युनिकेशन वाली बात है ना, उसके पीछे सिर्फ स्ट्रेटजी का मामला नहीं होता है, उसके पीछे आपको कन्विक्शन का मामला होता है, और मतलब जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके पीछे आपकी सोच का मामला होता है। ये अगर वो चाहते भी ना तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए नहीं कर सकते थे कि बैंकरप्ट है वो। देख, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग, मैं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ढंग से नहीं बोल पाता, मैं साफ आपको बताता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं नरेंद्र मोदी, वो बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 100 साल हो गए वही हिंदू मुस्लिम। अगर आप 1937, 35, 25 सब में देख लीजिए तो वही एक मुसलमान मतलब आबादी बढ़ जाएगी, या वो कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान पर और हिंदू जो है उनका गुलाम हो जाएगा। यही नैरेटिव 100 साल से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, मतलब दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टीज भी काफ़ी लंबे समय से हैं, बहुत सारा उनका इतिहास है, लेकिन सब ने अपनी रणनीति बदली, अपनी सोच बदली। अभी अब जो 1925 में जो कम्युनिस्ट आंदोलन का औरतों के बारे में नज़रिया था, वो आज नहीं है, उन्होंने बदला अपने को वैसे। लेकिन कोई ये जरा बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा जो इनका है, तो ये जो कम्युनिकेशन की जो जीत देख रहे हैं, वो कम्युनिकेशन की जीत नहीं है, स्ट्रेटजी की जीत नहीं है, वो है जो आप सोच है उसकी जीत है, और उसके पीछे उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। अब जो राहुल गांधी क्यों एस्टेब्लिश हुए, मतलब उनको क्यों लोग सुनने लगे, इसीलिए कि जो बोल रहे हैं उसमें पता चलता है एक सच्चाई का, एक उसमें जो ईमानदारी है उसका पता चलता है। और आज देखिए ना, उससे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली क्या आप कहेंगे, कैमरा तो उनके पास, कैमरा और पूरा मीडिया, बिछा हुआ मीडिया, जो मतलब समझिए कि दंडवत किया हुआ मीडिया है, उसका पूरा कैमरा क्रूज सब, सारा गंगा माँ, उसके पूरा बनारस नगरी और मतलब फूलों की वर्षा, सब के बावजूद वो इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है जो राहुल गांधी एक सिंपल वीडियो में उतरते हुए, हवाई जहाज से चलते हुए, लोगों से बात करते हुए वो कर रहे हैं? इसीलिए कि उसमें ईमानदारी है, उसमें एक सोच है, जो एक प्रतिबद्धता है, एक समझिए कि एक पूरा चिंतन है। तो वो डिफीट इनको कर रहा है। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि राहुल गांधी ने इनको विकल्पहीन कर दिया। आप ये मत समझिए कि कोई ये जो बोल रहे हैं जो शिफ्ट करने नैरेटिव, इसीलिए इनके पास ऑप्शंस नहीं है। एक तो बैंकरप्ट आइडियोलॉजी, और दूसरी तरफ जो है बेईमानी से भरा हुआ काम और सोच। तो ये दोनों जो है मिल करके उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए जब अटैक भी करते हैं, एक मैं आइंस्टीन को कोट करूंगा, आपने उनका एक ऑटोबायोग्राफी किस्म की किताब माई लेटर ईयर्स, उसमें उन्होंने स्टार्ट ही किया है कि मुझ पर जो है नफरत के तीर फेंके गए लेकिन मेरे तक पहुंचे नहीं। आप देखिए कि मतलब ये ज़्यादा आइंस्टीन के बारे में तुलना करूंगा, लोग जिस तरह का इमेज बनाए हुए हैं राहुल गांधी की, तो लोग कहने लगे कि कह रहे आप तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए वो नज़र आता है, इतना उन्होंने प्रहार किया, इतने सालों से पप्पू वाली इमेज बनाई, लेकिन आपको कहीं दिखाई देता है नफरत? इतना इत्मीनान से, इतने आराम से वो शख्स इनका मुकाबला कर रहा है। ये है आपको इसके पीछे रीज़न यही है कि वो स्ट्रेटजी नहीं है। यही है कि गांधी जी का यही था ना
गांधी कोई रणनीति नहीं बनाते थे, जो सच्चाई जो था वो सामने था, और उससे आप देखा, आपने दुनिया देख ली कि किस तरह से जो है उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को खत्म कर दिया। तो वो वही है, इसका विकल्प इनके पास नहीं है और इसका जवाब नहीं है। एक तो ये है, दूसरा है क्या कि इस कन्विक्शन को लोगों के बीच ले गए वो। आपको अंदाजा लगता है 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई मजाक है, और उसके बाद इतने लाखों लोगों से मिलना, थकना नहीं, और उसके बाद है इतने लोगों की बात सुनना, समझने की कोशिश करना। ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो उनको तो संपन्न किया है उसने, लोगों को उसने संपन्न किया, ये पूरी राजनीति को संपन्न किया। ये करने के लिए तैयार नहीं है, ये चाहते हैं, ये रणनीति है, वहां पर राजनीति है। तो ये जो दोनों का फर्क है, जिसकी वजह से 4 जो फेजेज हुए हैं उसमें मेरा अनुमान है कि इनका, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है। ये जो रोने वाली स्थिति आ गई, नहीं तो आप देखते थे किस तरह से, मतलब मैं वो बार बार कहता हूँ, वो जो डायलॉग है, बचना आए है सुनो लो मैं आ गया टाइप का, जो रहता था कि आया और मैंने देखा, वो जो है ना कि मैंने आया और उन्होंने देखा और उन्होंने जीत लिया। वो जो अंग्रेजी थोड़ी कम आती है मुझको, तो उसको पूरा नहीं बोल सकता, तो लेकिन वो जो है वो उस टाइप का उनका सिचुएशन था। वो कहाँ चला गया, वो काफूर हो गया है। और अब देखिए कि वहां पर बोल रहे हैं झारखंड में हेमंत सोरेन को, उसको किस तरह चेंज करके एक आदिवासी नौजवान को उसको जेल में बंद कर रखा है। अगर इतनी ही ताकत थी तो वो ये क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के मामले थे, तो बाकी जो लोग हैं यहाँ पर उनको आप पकड़ लेते, अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को, आप उसको ये नहीं करते। तो ये जो अंतर है वो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ सवाल डिजिटल कम्युनिकेशन या रणनीति का नहीं है, सोच का है। और फाइट राहुल गांधी, में यही कहूँगा कि राहुल गांधी ने फाइट को जहाँ पर लाना चाहिए था वहाँ ला दिया। कि और इंडिया का सबसे बड़ी चीज़ है, एक तरफ एनडीए खत्म हो रहा है, बीजेपी खत्म हो गई, और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस सब रिवाइव हो गई। स्ट्रक्चरली भी फेल हो रहे हैं, नैरेटिव वाइज भी फेल हो रहे हैं। 3 चरण के चुनाव के नतीजे अब और भी इससे बिखरता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मैं आपको लेकिन एक लास्ट चीज कहना चाहूँगा कि ये शख्स ऐसा वो फकीर नहीं है कि देखा कि ठीक है जब सब खत्म हो गया तो झोला लेके चलो। झोला को उसने स्टोरेज में रख दिया है, वहाँ से स्टोर से ला के उसको आपको थमाना पड़ेगा, नहीं तो ये शख्स इस तरह से छोड़ेगा नहीं। ईडी, सीबीआई वो वगैरह तो है ही, चुनाव आयोग, हर तरह के जो जितनी कोशिश है ये बने रहने के लिए करेंगे। ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी, बहुत बड़ी बात आप आखिर में कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और कई लोग इसको लेकर अंदेशा जो है अलग अलग ढंग से लगा रहे हैं। लेकिन अभी 380 में से कितनी सीटें किसके खाते में गई हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना समझना। अगर 50-50 भी करें तो 190 सीटें होती हैं, तो क्या 50-50% में 380 सीटें बट गई हैं, या यहाँ पर कोई आगे है कोई पीछे है, और 163 सीटें जो बची हुई हैं उसमें क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वही जो अगला 3 फेज है वही रिजल्ट देगा? और अभी तक बंटवारा जो है 50-50% का हो चुका है। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे भी समझूं, 4 फेजेस कहां देखते हैं आप और क्यों देखते हैं? देखिए, पहली बात ये जो 370 वाला जो मामला है कि लगभग 380 में कहते हैं कि 270 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, इसका मतलब लगभग 70% के आसपास शायद कुछ होना चाहिए। और अगले में भी अगर यही ट्रेंड रहता है, मतलब एज पर अमित शाह जी, तो इसका मतलब है कि जो बची हुई लगभग 170 सीटें हैं उसमें भी लगा लीजिए 60-70%। इस हिसाब से वो जो बोल रहे हैं वो कुछ बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं। मतलब शोले का डायलॉग याद कीजिए कि जय को पूछता है कि भाई हम जो है 12-15 पर तो अकेले ही भारी पड़ सकते हैं, फिर वो धीरे से पूछता है पार्टनर में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, तो फिर उसको फिर वीरू कहता है नहीं ज्यादा तुमने बोल ही दिया तो ठीक है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर अमित शाह ने बोल दिया है कि हमको 270 सीटें मिल रही हैं, तो यकीन मानिए कि ईवीएम मशीनें जो हैं इस हिसाब से तैयार की जा रही होंगी। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये समय जो है विपक्षी दलों को बहुत ही सतर्क रहने की उन्हें जरूरत है। जो स्ट्रांग रूम्स हैं जहां पर ईवीएम की मशीनें रखी हुई हैं उसके ऊपर लगातार नजर रखने की बहुत सख्त आवश्यकता है। ये एक बार फिर से जो है अमित शाह ने बता दिया है।
दूसरी बात राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरा का पूरा देश जो है एक तरह से पोइटिक जस्टिस होता हुआ देख रहा है, जिसको हम कहते हैं दैवीय न्याय। अपने आप बहुत सारी चीजें जो बदलती हैं। देखिए, जिस समय मोदी जी आए थे तो वो मूल रूप से 2 मुद्दों को लेके उन्होंने लेके आए थे। सबसे पहली बात ये थी कि किस प्रकार से नेहरू जी को एक तरह से अपमानित करना और अपने आप को उनसे बड़ा बताना, और दूसरा परिवारवाद के बाद उन्होंने परिवारवाद के ऊपर बड़ा हमला बोला था, जिसको ये दोनों चीजें अभी तक पिछले 10 सालों से जो है एक तरह से जो रेटोरिक है वो चला आ रहा है, उनका वही प्रलाप चला रहा है बार बार, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आज की भी सभा में देखिए उन्होंने यही बात की है, इसके आगे उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। उनके हिसाब से सारी दुनिया बेईमान है, केवल भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जो आ गए वो ही केवल ईमानदार है। नेहरू जी के समय जो है उन्होंने 33 उपक्रम बनाए अपने जीवन में, 33 सरकारी कंपनियां बनाई। शास्त्री जी को बहुत कम समय मिला, फिर भी उन्होंने 5 कंपनियां स्थापित की, शास्त्रीय उपक्रम। इंदिरा गांधी जी ने 66 कंपनियां स्थापित की। यहां तक कि इंद्र कुमार गुजराल जी ने बहुत कम समय मिला, अब बहुत ज्यादा कोई शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने भी जाते जाते 2 कंपनियां बना दी थी। पीवी नरसिंह राव ने करीब 13-14 कंपनियां बनाई। लगभग 22-24 जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी की। अब बात यह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि पुराने प्रधानमंत्रियों को आप इतना कोस रहे हैं, आपने इस दौरान कितनी कंपनियां बनाई? कंपनियां नहीं बनाई, लेकिन आप बेच दिए। और उसका एक उदाहरण जो है, आज अदानी का जो एयरपोर्ट है जहां पर राहुल गांधी उतरे और उन्होंने बताया कि ये जो लोगों की जो जमा पूंजी है, जनता का जो पैसा है, वो किस प्रकार से दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि मोदी जी के सामने एक और बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। उन्होंने ये कहा, उनका मतलब पुराने प्रधानमंत्री वाली बात तो खैर हो गई, उन्होंने परिवारवाद के ऊपर बड़ा हमला किया। उनकी मंशा थी कि किसी प्रकार से नेहरू खानदान का जो है वो नाम एक तरह से खत्म कर दिया जाए इतिहास से। इसके लिए आप देखिए सोशल मीडिया पर खासकर व्हाट्सएप के जरिए किस प्रकार का जहर फैलाया गया था। लेकिन मोदी जी के 10 सालों के दौरान ऐसा कुछ हो गया कि हो सकता है कि राहुल गांधी के बाद कोई नया सदस्य राजनीति में प्रवेश नहीं करता, लेकिन मोदी जी का जो काम था, मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, उसके कारण जो प्रियंका गांधी जैसी जो है एक और नेता उसी परिवार से राजनीति में आ गई। तो अब जो है लोगों को ये दिख रहा है कि नेहरू परिवार उतना खराब नहीं था जितना उनके बारे में प्रचार किया गया था। उन्हें शहजादा बताया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो रास्ते में रुक के अपनी दाढ़ी भी एक सामान्य से सैलून में सेट करा रहे हैं राहुल गांधी। आपने फोटो भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, और उसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया है कि ऐसे ही हजारों जरूरतमंद जो बेरोजगार है उनके लिए जो है हम नई योजनाएं ला रहे हैं। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, एक तरह से उन्होंने इशारा किया है कि ऐसे हुनरमंद जरूरतमंदों के लिए जो है हमारी योजनाएं रहेंगी। तो आज सीधे सीधे लोगों को ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किन लोगों के लिए काम कर रही है। अदानी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, और ऊपर से मोदी जी ने ये कह दिया कि अंबानी और अदानी जो है टेम्पो में भर भर कर काला धन जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं। इसका मतलब है आपको पता है कि काला धन कहाँ है, लेकिन आप उनके साथ घूम भी रहे हैं। तो लोगों को ऐसा कोई बिल्कुल विश्वास नहीं हो जाए कि आप जो कहेंगे उसको मान लिया जाएगा। अभी कल तक तो आप ही बचा रहे थे, अंबानी और अदानी का नाम तक नहीं ले रहे थे, और आज आप बता रहे हैं कि काला धन जो है वो इनके पास है, जो टेम्पो में भर भर कर वो कांग्रेस को दे रहे हैं। तो आप एक्शन कीजिए। लोग पूछने लग गए हैं, आप तमाम सोशल मीडिया को उठा के देखिए, तो इसमें ये सारी बातें जो आ रही हैं। उसके बाद आज फिर से एक बार जो है गंगा पुत्र जो रो पड़े हैं गंगा के ही किनारे, उसमें भी उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बातें कही है। उसका इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब उन चीजों को मेंशन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। उन्होंने अपने माँ के बारे में भी कई चीजें कही, लेकिन अब जो है लोगों को ये पता चल गया है कि आपका ज्ञान और आपका अध्ययन या जनता से जुड़ाव ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा का नहीं है। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री पुराने हुए हैं, देखिए या तो बहुत ही अध्ययनशील रहे हैं, जो कम अध्ययनशील रहे उनका जनता से जुड़ाव जो था बड़ा जबरदस्त था। लेकिन आप ऐसे एक प्रधानमंत्री पहले हासिल हुए देश को कि जिनका अध्ययन तो शून्य है और जनता से जुड़ाव भी नहीं है। जनता उनके नजदीक वैसे जा ही नहीं सकती जिस प्रकार से राहुल गांधी के पास जाती है। प्रियंका देखिए घिरी रहती है, लेकिन आपका जो मंच भी इतने दूर बनता है, बड़े सेलेक्टिव लोगों से आप मिलते हैं, पहले से उनकी सूची तैयार रहती है। तो लोगों को धीरे धीरे बात पता चल रही है। तो कोई कैसे मान ले कि ऐसा जनता से कटा हुआ एक इंसान ऐसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर दे कि
380 में 270 सीटें उसे दे दें, कोई सामान्य बुद्धि का भी अगर अप्लाई करे, कोई सामान्य तर्क का भी इस्तेमाल करे तो 270 सीटें आती कहीं नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं 270, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें किसी ने ये कहा है, लेखक ने, कि मोदी जी के आत्मविश्वास को या उनका जो विश्वास है उसको विपक्ष हल्के में न ले। इसका मतलब यह है कि आपको तैयारी रखनी होगी। अगर ये इस प्रकार का दावा कर रहे हैं तो क्या उस दावे को अपनी मशीनरी के जरिए, उनकी मशीनरी मतलब ईवीएम और निर्वाचन आयोग, इसके जरिए कहीं ये लक्ष्य हासिल तो नहीं करने जा रहे हैं, ये देखना होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ ममता बनर्जी 195 का आंकड़ा कैसे दे रही हैं, ये भी समझने की जरूरत है। और कहाँ खामियां हैं जिसका इस दो अलग अलग चुनाव हमने देखे, चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, अब 2024 के चुनाव में जो फर्क है वो दिखाई देता है। यानी कि नरेंद्र मोदी कहाँ गलती कर बैठे हैं या गलती कर रहे हैं, और ये चुनाव कैसे उनके हाथ से निकलता जा रहा है। एक बात जो डिस्क्लेमर, जी मलिक साहब तुरंत आता हूँ, एक डिस्क्लेमर जो यहाँ पर दीपक जी लगा रहे थे, कह रहे थे कि 270 भले, या ईवीएम की बात बार बार कह रहे हैं। अभी ईवीएम को, वीवीपैट को, उस मशीनरी को किनारे कर देते हैं, क्योंकि अगर उन चीज़ों को हम सामने लाएंगे तो हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। विश्लेषण हम करते हैं ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट्स, लोगों से बातचीत, और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं तो पॉलिटिकली जो घटनाक्रम हो रहा है सियासी इसमें मैदान में, उन सब को लेते हुए हम बातें करते हैं और उस आधार पर कमेंट्री करते हैं, उस आधार पर विश्लेषण हम करते हैं। तो उसी आधार पर हम विश्लेषण करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन चीज़ों को हम लेके आएंगे तो फिर शायद कहीं ना कहीं एक दीवार खींच जाएगी, एक तलवार लटकती हुई दिखाई देगी हमारे ऊपर भी, कि हम खुलकर फिर बात ही नहीं कर पाएंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये कह रहा था। लेकिन बहुत शानदार विश्लेषण आपका डॉक्टर दीपक पाचपुर जी। केपी मलिक साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? राजीव जी, एक्चुअली मेरे को एक तो 8 बजे तक ही था, मेरे को कहीं जाना है, और मैं चाहता हूं कि माफी चाहते हुए मैं शकील जी से भी माफी चाहता हूं। मैं दोबारा इनको सुनना चाह रहा था, और अमलेंदु जी तो बोले ही नहीं अभी तक, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। अगर मेरे से कोई सवाल हो तो एक सवाल ले लें आप, और फिर मुझे थोड़ा इजाजत दें, मैं माफी के साथ। मुझे ध्यान नहीं था, वरना मैं पहले ही आपसे एक और सवाल लेता, लेकिन एक जल्दी से एक सवाल लेना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं जो ममता बनर्जी कह रही। देखिए, दावे प्रतिदावे होते रहेंगे, लेकिन 380 सीटें, इन 380 सीटों में अगर दावे हो रहे हैं सत्ता पक्ष से या विपक्ष से दावे हो रहे हैं कि हम आगे हैं, तो किसके दावे में कितना दम है? यहां पर नरेंद्र मोदी का भाषण, और यह समझ में आता है कि बीजेपी में अकेला, बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए में अकेले हैं। एनडीए में एक सबसे बड़ा जो दूसरा दल है बीजेपी के बाद, वो है वहां बिहार का जेडीयू, वही दिखाई देता है। लेकिन जेडीयू में आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नहीं थे बनारस में, वाराणसी में आज नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एनडीए के तमाम दल के नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। कहा यह गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन क्या सचमुच तबीयत खराब है या बिहार में कुछ जो है वो चल रहा है? इन चीजों को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए जल्दी से, और अपनी बात रखिए प्लीज। जी, अगर आप अभी किसी ने मेरे को फोटो भेजे थे, उनके 3-4 फोटो हैं प्रधानमंत्री के साथ पिछले 10 साल में नीतीश कुमार जी के, और उसमें जो लास्ट वाली फोटो अभी कुछ दिन पहले आई है, जो चाइनीज खिलौना नीतीश जी के हाथ में दिया हुआ है मोदी जी ने, और वो साइड पे पीछे खड़े हुए हैं, तो वो एक फोटो है। और एक फोटो विज्ञान भवन में जब वो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जब वो उनके पास खुद नीचे उतर के मिलने आए थे, उस तरह की तमाम फोटो हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कहां पे नीतीश कुमार है। देखिए, मेरा मानना यह है, जिस तरह की चर्चा बिहार में चल रही है, अनिल सिन्हा जी उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डालेंगे, कि जो 2000 इसके विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया था, नीतीश कुमार जी उस अपमान का बदला इस लोकसभा चुनाव में ले रहे हैं। और आप देखिए कि आज सबसे बड़ा दल बता रहे हैं आप नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में है, कोई दल खत्म हो गया है। अभी वहां बहुत तेजी से जो उभर रहे हैं, लालू का दल उभर रहा है, और तेजस्वी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, उस पर डिस्कस फिर कभी होगी। लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जो आपने ममता बनर्जी की बात की है,
आप अगर यही चीज हमसे पहले या दूसरे चरण में पूछते थे तो कुछ और बात थी, आज पूछ रहे हैं तो कुछ और बात है, अगले 5वें चरण के बाद पूछेंगे तो कुछ और बात होगी। अगर आपको याद होगा, पहले राहुल गांधी भी 200 की बात करते थे, फिर उन्होंने 180 की बात की, राहुल गांधी भी 150 पे आ गए हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे चरण होते जाएंगे और जैसे आपको ग्राउंड की रियलिटी पता चलेगी, आप भी नीचे आते जाएंगे। क्योंकि जो ये बातें हवा हवाई हो रही हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तमाम इनके नेता हो, 400 से तो नीचे आए ना ये पहले 400 पे, 300 पे आ गए, ये खुद भी आ जाएंगे 200 पे। मेरा मानना यह है कि ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है और टीवी पे बोलने की रियलिटी कुछ और है। धरातल पे बहुत गंगा में पानी बह चुका है और उसमें 2 कम्युनिटी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं पूरे देश में, जिसमें से एक है राजपूत कम्युनिटी और दूसरी जो कम्युनिटी है वो दलित पिछड़ा समाज है। और खासकर उसमें से जो मायावती का जाटव वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, 100% वापस आ गया है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में वो अपोजिशन को साथ में जा रहा है। और उसको ये नहीं है कि मुझे मायावती के साथ जाना है या मुझे यहां जाना है, मुझे भाजपा का कौन हरा रहा है उसके साथ जाना है। तो धरातल पे इस तरह की चीजें चल रही हैं। ये आकलन आपको पता चलेगा 5वां और 6वां चरण खत्म होने के बाद में, आपके सामने तस्वीर साफ होगी। इसमें आपको 2-4 दिन और राजीव जी लगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केपी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया और एक शानदार विश्लेषण के लिए। और सीधा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास, आपसे भी जरा समझूं कि जो घटनाक्रम तेजी से हम बदलते हुए देख रहे हैं, चाहे बिहार में हो या आज, इस बात को भी हम याद करें कि नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, नामांकन दाखिल किया और वहां पर एक एनडीए अपना जो घटक दल है उनका गठबंधन है उसकी मीटिंग भी की, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का नहीं रहना, तबीयत खराब कह रहे हैं, लग भी रहा था। कल शायद हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ही कह रहे थे कि उनका चेहरा बिल्कुल उखड़ा उखड़ा सा, कुछ अजीब सा लग रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ में जब वो रोड शो में थे पटना साहिब में। याद कीजिए कि उनके हाथ में कमल के फूल का जो निशान है वो दिया हुआ था और वो बार बार कभी उसको नीचे रख रहे थे, नीचे कर रहे थे, कभी ऊपर कर रहे थे। ये तस्वीरें हम लोगों ने खूब देखी, दिखाई। लेकिन क्या यहां से कुछ मैसेज दिखाई देता है आपको अमलेंदु जी, जो आज हमने बनारस में देखा? राजीव जी, बनारस में जो देखा हमने, वहां से कई संदेश जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री को बनारस पहुंच करके कल पहुंचे बनारस, फिर रोड शो करना पड़ा, सुबह गंगा किनारे आरती करनी पड़ी, काल भैरव जाना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री मंदिर बहुत घूमते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रधानमंत्री मंदिरों में ही घूमते रहते हैं। देश के लिए पता नहीं वो कब उनके पास समय है काम करने के लिए, वो तो प्रधानमंत्री के पास पता नहीं समय है देश के लिए नहीं, लेकिन वो मंदिरों में घूमते हैं। लेकिन अगर बनारस में जाके भी राजीव जी इस तरीके से घूमना पड़े और नीतीश कुमार की भरपाई अगर जयंत चौधरी से करनी पड़े राजीव जी, तो आप समझ सकते हैं कि दाल जो है वो कुछ ज्यादा ही पक गई है या जल गई है, कुछ ऐसा समझा जा सकता है। नीतीश कुमार का राजीव जी, सुशील मोदी जिनका कल निधन हुआ, उनके साथ बड़ा गहरा संबंध रहा, कई दशक का साथ रहा और छात्र राजनीति से दोनों साथ साथ आए। अगर नीतीश कुमार की स्थिति ये हो जाए कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ना जाना पड़े नामांकन में, इसके लिए वो स्किप कर जाए, वो छोड़ दें सुशील मोदी के देहावसान पे जाकर के उनको श्रद्धांजलि देना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां नीतीश कुमार के सामने इस समय बन गई होंगी। केपी मलिक साहब जो राजीव जी कह के गए हैं वो जमीन पे वहां दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। दोनों वहां एक तरीके से इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत मतलब एंटी है, उसके अंदर बहुत तरह की चीजें इस समय पैदा हो रही हैं और बहुत सारी चीजें हमको और आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी राजीव जी। जिस तरीके से देश भर के अंदर माहौल बना है, अब अमित शाह तो खैर उसी बंगाल में जाकर के कह के आए हैं कि 270 जो है वो जीत चुके हैं मोदी, जहां उन्होंने नारा दे के आए थे 200 पार कर लिया है, मतलब 200 पार, अब की बार 200 पार बंगाल में नारा देकर के आए थे और 70 पे आके अटक गए थे। तो राजीव जी, अमित शाह जो कह रहे हैं कि वो पिछली बार जो 200 पार का नारा दिया था वो 200 पार इसमें से कम कर दीजिए, 270 में से 70 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है 380 में से, तो 70 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और कुल मिलाकर के 140-143 पे आएगी राजीव जी भारतीय जनता पार्टी। ये अमित शाह भी जानते हैं और मोदी जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सारा प्रहसन जो कुछ हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है कि 143 पे जो है वो मामला खराब ना हो, कम से कम 150 सीटें तो आ जाए, ताकि ये कहा जा सके कि हम जो है 400 पार का नारा दिया था उसमें कुछ कमी बेशी रह गई, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। तो ये राजीव जी नारे देने की चीज अलग है, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा राजीव जी 2014 का जब चुनाव हुआ था
तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 70 पार थी। 2019 में जब राष्ट्रवाद की प्रचंड आंधी चल रही थी पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम हो गई थी जी। विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और कम हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में तो राजीव जी 40 के नीचे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप ये मान करके चलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन की तरफ है। 2014 से ही लगातार नीचे जा रही है और इस समय जो परिस्थितियां हैं वो एकदम भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके से खिलाफ है। जिस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण जाति धर्म के आधार पर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो धार्मिक ध्रुवीकरण काम नहीं कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 270 जो 400 पार का जो नारा दिया गया था, उस 400 पार के नारे को जो है वो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो उस 400 पार के नारे ने भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उसकी वजह से और लोग जो है वो एकजुट हो गए। जी जी, शकील अख्तर जी, क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो पिछली बार 62 सीटें अपने दम पर लेके आई थी, 2 उनके एलाइज थे, 64 सीटें थी, हालांकि उससे पहले 2014 में भाजपा को 72 सीटें आई थी और अब ये डिक्लाइन की ओर हैं भाजपा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कल आपको भी पता ही होगा कि कल इंडिया गठबंधन की संयुक्त वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है लखनऊ में, अरविंद केजरीवाल भी होंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरी ताकत इन लोगों ने वहीं लगा रखी है। 17 तारीख को अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की रैली, संयुक्त रैली है, रोड शो है, रायबरेली और अमेठी दोनों जगह। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी झांसी में थे, एक साथ थे। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा फोकस दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में है और हो भी क्यों नहीं 80 सीटें। क्या कुछ वहां से दिखता है आपको? आज झांसी की जो रैली थी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में और अखिलेश भी वहां पहुंचे थे, वो बुंदेलखंड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। देखिए, बुंदेलखंड में 8 सीटें आती हैं और वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा है पृथक बुंदेलखंड राज्य का, और इसकी घोषणा वहां पे उमा भारती ने की थी 2014 में, जब वो वहां से सांसद बनी थी, लोकसभा सदस्य बनी थी जी। मध्य प्रदेश की रहने वाली उमा भारती को बीजेपी ने झांसी से लड़ाया था और उसके बाद उमा भारती की घोषणा का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने, राजनाथ सिंह ने और सारे नेताओं ने किया था। तो वहां जो पृथक बुंदेलखंड राज्य का आंदोलन चल रहा है वो बड़ी ताकत से, पूरी ताकत से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आज की ये रैली ने दिखा दिया कि वहां पे कितनी बड़ी तादाद में राहुल गांधी और अखिलेश को सुनने के लिए लोग आए थे। प्रदीप जैन जो है वो वहां से पहले भी एमपी रहे, मंत्री रहे हैं और बुंदेलखंड की 8 सीटों पे झांसी से प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा। झांसी वहां का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा इलाका है। तो जिस यूपी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस यूपी में अब क्या होगा, ये चीज बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात बन गई है। अगर अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वहां पे उन्हें यह दिख रहा है कि अब स्थिति वहां बदल रही है। अखिलेश और खड़गे जी का तो ठीक है, ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन केजरीवाल का भी वहां शामिल होना यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह बदल गई हैं। और उत्तर प्रदेश इस बार जो है कितनी सीटें बीजेपी के लिए रहने देगा, कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो यहां तक कह रही है कि हम लोग 50 सीटें जीतेंगे, हम और कांग्रेस मिलकर 50 सीटें, बीजेपी सिर्फ 30 में सिमट जाएगी। देखिए, हुआ क्या है कि ये पूरा का पूरा चुनाव इसलिए पलट गया कि मोदी जी पिछले 10 साल के अपने काम के बारे में एक शब्द भी नहीं बता पा रहे हैं। और जनता जो है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, तो जनता बार बार एक ही सवाल कर रही है और एक ही बात कह रही है, और वो कह रही है रोजगार का। बेरोजगारी ने जनता को इस कदर तोड़ दिया है कि अब न हिंदू मुसलमान चल रहा है, न राष्ट्रवाद चल रहा है, न शाही परिवार चल रहा है, कोई भी चीज नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें नौकरी दो, और उस नौकरी का वादा 30 लाख नौकरी प्रियंका गांधी ने कह दिया अभी कि 15 अगस्त से पहले पहले दे देंगे आपको। हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा चढ़ाने जाएगा, उससे पहले नौकरी देके जा चुका होगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा और 1.5 महीने के अंदर
नौकरियां मिल चुकी होंगी आप सबको, 30 लाख सरकारी नौकरियां। भाई देखिए हुआ क्या कि मोदी जी से लोगों का विश्वास किस तरह टूटा, एक दिन में नहीं टूटता है। धोखा जो है वो लोगों को सबसे ज्यादा नापसंद है। आज लोग कह रहे हैं कि अंबानी अडानी जो सबसे विश्वसनीय थे, सारी सरकार तो उन्होंने चलाई ना, सारे इल्जाम उनके ऊपर लगे ना, उनके साथ आपने धोखा कर दिया, उनका नाम ले दिया आपने और कह दिया कि इनके पास काला धन है। देखिए मुद्दा यह नहीं है कि वो काला धन किसको दे रहे हैं, वो राहुल को दे रहे हैं या अखिलेश को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं। मुद्दा यह है कि उनके पास काला धन है, ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। क्या आज उनके अपने ऑफिस में, अपने लोगों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय जगत में क्या स्थिति रह गई है अंबानी और अडानी की? शेयर बाजार गिर रहा है, इसीलिए गिर रहा है। तो काले धन की बात के मोदी जी ने अपने साथियों के साथ जो धोखा किया है वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले भी मोदी जी ने किया था यही सब, आडवाणी के साथ धोखा, मुरली मनोहर जोशी के साथ धोखा, तोगड़िया के साथ धोखा, उमा भारती, विनय कटियार, किसके साथ धोखा नहीं किया। लेकिन वो चूंकि उनकी पार्टी के अपने अंदर के लोग थे, एक बार बात चल गई। लेकिन ये उन लोगों के साथ जिन्होंने आपकी सरकार बनाई है, उनके साथ धोखा, तो लोगों को लग रहा है कि फिर तो हमारे साथ भी धोखा ही धोखा हो रहा है। हमसे 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा किया था, वो हमें नहीं दिया, तो लोगों को तो याद अचानक आता है ना। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग भोले हैं, सीधे हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। उन्हें याद दिलाना पड़ता है और घटनाओं से उन्हें याद आता है। सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं हमारे लोग, उन्हें कोई बहुत कुछ नहीं चाहिए। अपना उनकी रोजगार की व्यवस्था हो, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, बीमारी हारी हो जाए तो चिकित्सा की व्यवस्था हो, यही सब तो चाहते हैं ना लोग। और जनता क्या चाहती है? तो जब इसमें उसको धोखा महसूस हुआ कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो तो नहीं दिया हमको, और अब जो अंबानी अडानी के साथ किया तो वो चीजें जो है सारी हदें क्रॉस कर गई है। और इसलिए आज की तारीख में जो आप ये सवाल कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब यही है कि 4 चरणों में चुनाव एक रूप ले चुका है। जी। सीटों की बात हम न करें क्योंकि ये आंकड़े किसी के पास नहीं है, ना कोई बता सकता है, लेकिन एक रूप ले चुका है और अगले 3 चरण उसी दिशा में जाने वाले हैं। और इसमें एक बात और कह दे लास्ट, कि अब इस चुनाव को एक ही चीज बचा सकती है, और वो चीज होने वाली अब नहीं है, और वो चीज है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग को भी, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी अच्छी तरह मालूम पड़ गया है कि अब नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले हैं। देखिए, जले में हाथ कोई नहीं डालता है। जब तक स्थिति साजगार थी, सब कुछ अनुकूल लग रहा था, तो लोग कर रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि स्थितियां विपरीत हो रही है, तो कोई गर्दन पे तलवार भी रख दे, तब भी कोई अफसर जो है गलत काम करने को तैयार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह दी है दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा फांसी की सजा होगी सीधी। याद रखना है, देशद्रोह से कम का मामला नहीं है ये, देशद्रोह का मामला चलवाऊंगा। लोकतंत्र, चुनाव, इसके साथ जो भी गद्दारी करेगा, यानी कि जनता के साथ धोखा करेगा, ये देशद्रोह का मामला है सीधा। तो अफसर भी जब देखते हैं कि हाँ भाई अब मामला बिगड़ता जा रहा है, तो वो भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं कि भैया हमसे होने वाला नहीं है। तो जो चुनाव आयोग पे ये उम्मीद कर रहे हैं, जो अमित शाह जी ने कहा बंगाल का आप जो भाषण सुना रहे थे कि हमें 270 सीटें मिल रही हैं, वो उसी के भरोसे कहा है, जनता के भरोसे नहीं कहा है वो। लेकिन अब वो भी अपने हाथ खींच लेंगे और आप देखेंगे कि 4 चरणों में जिस दिशा में चुनाव गया है, अगले 3 चरण भी उसी तरफ जाने वाले हैं। जी। ईवीएम का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका लगाई गई है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उसमें एक सिंबल लोडिंग यूनिट जिसको कहते हैं, उसको लेकर, और उसमें बहुत सारे सवाल, उन सवालों के साथ फिर से वो याचिका कल ही दाखिल की गई थी और एक और याचिका दाखिल की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी। तो अभी आने वाले समय में बहुत कुछ अभी वहाँ होना बाकी है और उस पर अभी सुनवाई होनी है। याचिका खारिज नहीं की गई है और ये
साफ साफ कहा गया है कि जो अभी तक रिजल्ट जो फैसला या डायरेक्टिव जो दिया गया है माननीय बेंच की तरफ से, दोनों जजों की बेंच की तरफ से, उसमें भी वही दोनों थे, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, उसमें कुछ खामियां हैं जिसको फिर से देखा जाए। तो ये एक और इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जस्टिस खन्ना ने उसको सीजेआई की तरफ भेज दिया है। तो सीजेआई यानी डीवाई चंद्रचूड़, क्या ये मामला ईवीएम का मामला भी डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ जाएगा, ये देखना होगा। इसी सप्ताह उस पर भी कुछ होना है अगले दो तीन दिनों में। तो ये सप्ताह कोर्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं शकील अख्तर जी, और आपसे पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जो बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप दोनों कह रहे हैं कि जब ये मामला उधर कोर्ट में भी है, यह मामला सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत है उसमें भी है, क्योंकि निगाहें टिकी हुई हैं। अगर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जनता की अदालत में इस बात पर चर्चा लगातार हो रही है कि कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश और ईवीएम के जरिए, मशीनों के जरिए होती है। तो इसलिए भी, और उसमें साफ साफ आज भी जो कल जो शाम को याचिका लगाई गई है दोबारा, उसमें साफ साफ कहा गया है चूंकि ये मशीन है, लोगों के हाथ में नहीं है, हमको नहीं पता चलता कि हमने जो बटन दबाया वो बटन कहाँ, और जो फोटो है जो दिखाई देती है, उसमें जो तस्वीर दिखती है, उस तस्वीर को जब तक हम हाथ में नहीं लेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि हमने वोट डाला कि नहीं डाला। और सिंबल लोडिंग यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर आगे क्या डायरेक्टिव आता है, चुनाव ऑनगोइंग चुनाव में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो हो सकता है कि एक डर का वातावरण जो पहले से बना हुआ है वो और बने। देखते हैं, 3 चरण अभी बाकी हैं। आना चाहता हूं लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ जल्दी से अनिल सिन्हा जी के पास में, फिर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, आप लोगों के पास भी आता हूं, जल्दी से खत्म करेंगे कार्यक्रम को। अनिल जी, अभी बिहार का नाम मैं ले रहा था और नीतीश कुमार का, क्या कुछ खबर है? नीतीश बाबू क्या सचमुच बीमार हैं या नाराज हैं? बीमार तो वो मतलब उनको राजनीतिक रूप से इन लोगों ने बीमार कर दिया। अब मतलब ऐसे साथी अगर आपको मिल जाए तो आप न मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, न राजनीतिक रूप से, न सामाजिक रूप से। तो उनकी बीमारी चौतरफा किस्म की है। मुझको जानकारी है कि किस तरह की दिक्कतों से वो गुजर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब वो आए जेडीयू से, मतलब बीजेपी में वापस आए बीजेपी के साथ, तो उनकी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक रहेगा और ये लोग भी रियलाइज करेंगे कि नीतीश का क्या महत्व है। लेकिन पहले दिन से उन्होंने उनका अपमान करना या उनको जो साइज में लाना जिसको कहते हैं वो करना शुरू कर दिया। मतलब वो साइज वो दिखाया भी नहीं, उन्होंने उसको साइज में लाने लगे ये। अब उन्होंने क्या किया कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों को इकट्ठा ले जाते हैं और इन लोगों के पास मतलब पूरा इनका दबंगई सभाओं में भी चलता है। तो ये सब बहुत दिक्कत तलब हो गई है उनके लिए। दूसरा है कि जेडीयू के जो लोग हैं वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, वर्कर्स की बात तो है ही, सपोर्टर्स उनको ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश की ये जो हालत है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो हर जगह बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का जहाँ उम्मीदवार है और चिराग पासवान का, उसके खिलाफ वो वोटिंग कर रहे हैं, एकदम सबको मालूम है। इस चक्कर में गिरिराज सिंह की हालत खराब हो गई है। आपको ये जानकारी, एक इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं, बस बीच में रोक रहा हूं। इसका मतलब यह है कि बिहार में एनडीए के जो घटक दल हैं वो आपस में एक दूसरे में जो वोटर्स हैं उसको उधर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये माना जाए? एकदम उस शिफ्ट करने की तो हालत ये है कि अभी कुछ बोलेंगे भी अगर नीतीश, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा संकेत भी नहीं दिया है, लेकिन अगर कहेंगे भी तो जो कुर्मी वोटर्स हैं वो नहीं देने वाले हैं इनको, बीजेपी को वोट, जो कि जबकि नीतीश के पहले से उनमें काफी पैठ रही है बीजेपी की, लेकिन वो नहीं देंगे इसीलिए कि उनको लग रहा है कि हमारे नेता को इन्होंने खत्म किया। तो गिरिराज सिंह का इलेक्शन देखिए, बेगूसराय, मतलब छोटा सा लूंगा समय, ये बेगूसराय में जो कास्ट इक्वेशन है उसमें यादव और कुर्मी एक साथ नहीं जा सकते थे और उनके वोट के चांसेस थे कि गिरिराज सिंह को ही मिलना था। लेकिन हालत ये हो गई है कि वो दोनों इकट्ठा होकर के गिरिराज सिंह के खिलाफ वोटिंग किया है, जो मेरी जानकारी है। और साथ में ये भी हुआ है कि बोगो सिंह करके हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा था, ललन सिंह के रिलेटिव, तो वो उनको बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं कि उसने हमारे इसके लिए हमारे यहाँ छापा डाला। तो वो खुले आम उसके खिलाफ जेडीयू के नेता रहे हैं और एमएलए भी थे, तो वो जो है
वो उनके खिलाफ ये कर रहे हैं चारों तरफ, मतलब प्रचार कर रहे हैं करके, तो भूमियारों का वोट भी उनको ये मतलब गिरिराज सिंह को कुछ वोट शिफ्ट होने के चांसेस है, जो बोगो सिंह के इन्फ्लुएंस में है, और सीपीआई का तो है ही। तो गिरिराज सिंह की सीट फंसी हुई है। इधर इन्होंने क्या किया, बीजेपी वाले जेडीयू को जिताना नहीं चाहते, तो ललन सिंह की भी सीट फंसी हुई है। बीजेपी जेडीयू के बीच में ग्राउंड पर काफी फाइट चल रही है और कोई तालमेल नहीं बैठ पाया है। अब उसको वो मंच से कोशिश की इन्होंने कि अब सब चीज ठीक है करने का, लेकिन वो भी नहीं हो पाया कि मंच से भी ऐसे ऐसे संकेत गए जिससे पता चला कि दोनों का सुर जो है उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है। मतलब साथ रह के भी अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कहा जाए। मतदाता साथ साथ नहीं हैं और नेता भी साथ नहीं हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूँ। दीपक जी। अनिल जी ये बताइए कि ये मोदी जी ने जो अपना चुनाव चिन्ह थमा दिया था नीतीश बाबू को, इसका क्या असर होगा वहां पे और क्या मायने निकाले जाएंगे जनता के बीच, ये बताइए। इसका बहुत ही मतलब देखिए, वो एक नहीं कई घटनाएं हैं जिससे कि उनको मैसेज गया लोगों को कि नीतीश जी को मतलब किसी तरह से अपमानित भी कर रहे हैं और साथ में बहुत दिक्कत तलब। देखिए अब देखिए ऐसा है, सम्राट चौधरी बैठते हैं इनके साथ, वो गुफ्तगू करते हैं और वो जो है नीतीश उधर मंच पर रहते हैं ऐसे ही अकेले में, तो वो ये सब जो मैसेज जा रहा है उससे लग रहा है। और सम्राट चौधरी ने अपना वो जो पगड़ी है, पगड़ी ने हमारे यहाँ मुरेठा बोलते हैं, मुरेठा नहीं खोला है। और मुरेठा इसीलिए बांधा था कि नीतीश जी को गद्दी से उतारूंगा, तो वो मुरेठा उसका जारी है। चिराग पासवान और इनकी केमिस्ट्री जो मोदी जी की रहती है मंच पर, ये सब कोई सहजता से नहीं ले रहा है। तो वहाँ एक कास्ट, एक तरह से समझिए कि कास्ट फाइट भी जो है ग्राउंड पर हो गया कि उनके अलग अलग जो समर्थक हैं, समर्थक वर्ग वो आपस में ये हो गया। जबकि उसके उलट आरजेडी ने क्या किया, लालू प्रसाद ने जो टिकट बांटे उसमें उन्होंने जैसे कुशवाहा को इतना टिकट दे दिया है कि कुशवाहा, दो नेता इनके साथ हैं अभी, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, लेकिन वो दोनों कोई इफेक्ट्स, उनका कोई असर नहीं होने वाला है। अलग अलग जगह पे लोग वोट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। देखिए खगड़िया मेरे भी बगल में, मतलब ये जो तीनों जगह है, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, मेरा संयोग से तीनों में जगह घर है एक तरह से मान लीजिए। तो वो तीनों के कंस्टिट्यूएंसी में हालत ये है, खगड़िया में है चिराग पासवान के कैंडिडेट, वो उनका वहाँ भी उसी तरह की स्थिति हो गई, बाहर से लाके कैंडिडेट डाल दिया और वो कुशवाहा ये है नहीं, मतलब दूसरी कम्युनिटी के हैं, तो उनको कुशवाहा जो वोट नहीं करेगा, तो वहाँ पर भी जो कास्ट इक्वेशन बन रहा है वो उनके खिलाफ है। मुझको लग रहा है काफ़ी सीटें लूज करेगी बीजेपी। बिहार हमको लग रहा है, देखिए बिहार में एक और, ये एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, तेजस्वी का और राहुल गांधी का जो नौकरी वाला मामला, देखिए बिहार सबसे अभी मतलब पलायन वाला प्रदेश है, जहाँ से कि लोग बाहर जा रहे हैं हर एक तरह की नौकरी के लिए। तो नौकरी वाला जो है वो बहुत ही असर कर रहा है ग्राउंड पर, और वो पहले की जो तेजस्वी की नैरेटिव है उसी का एक्सटेंशन है। तो इसीलिए वहाँ पर यूथ बड़ी संख्या में वोट कर रहा है, ऐसा मेरा अंदाजा है। मतलब भरोसा कायम है, और वो भी तेजस्वी यादव के ऊपर और इंडिया गठबंधन के ऊपर जो यूथ है वो, और दिख भी रहा है कि युवाओं में एक जोश दिखाई देता है जब तेजस्वी यादव अपनी रैलियां कर रहे हैं, ये तो दिखता भी है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, आज इतनी ज़रूरत क्या थी? नरेंद्र मोदी जी कल से लेकर आज तक बनारस में जो करने की कोशिश किए, क्या ये शक्ति प्रदर्शन था कि एक प्रधानमंत्री वहाँ पे अपना वो कर रहा है, नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है, या कोई भय भी है, डर भी है वहाँ पे? नहीं, असली तो डर ही काम कर रहा है। अब 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के साथ इतना बड़ा जन सैलाब ये दिखाने के लिए कि नहीं नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है, जबकि यहाँ स्थिति ये है कि अब कोई टेलीविजन देखना नहीं चाहता जहाँ पे मोदी जी नमूदार होते हैं। और मोदी के ने जो वादे किए थे उसी वजह से उनके खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में उनसे ज़्यादा लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा था कि योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। जो कास्ट इक्वेशन है वो बीजेपी के खिलाफ चला गया है। तो नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी को जिताने की गारंटी अब कतई नहीं बचे हैं।
इसलिए चुनाव में कोई आपको इस तरह का नैरेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतना साइलेंट इलेक्शन हो सकता है कि पिछले 4-5 इलेक्शन से आपने ना देखा हो। जो एजेंट है इस समय बीजेपी का, मैंने कल बहुत सारे लोगों से बात की, वो लोग भी बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। पिछले चुनाव में होता था कि जैसे ही वोटर आता था वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे, देखते थे, कई बार झगड़ा होता था। इस बार वोटर भी इतना साइलेंट है कि वो भी किसी से बहस नहीं कर रहा, जाता है, वोट डालता है और चला आता है। बाहर निकलता है तब अगर आप चाहें तो उससे पूछें तो उसके सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी। और पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में गरीबी बढ़ी है और वो राशन का जो कटोरा थमाया गया है, उससे लोग बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई है और जो महंगाई है उस वजह से उनके थाली का वो खाना भी आधा हो गया, ठीक तरह से सब्जी भी नहीं मिल पा रही है। तो क्या मोदी जी वहां लाकर के खड़ा कर दिए हैं जहां कभी इंदिरा गांधी के समय पे जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो गरीबी खत्म करने का जो दौर शुरू हुआ था, और आपने वहीं उल्टा जाकर के ले जाकर के पहुंचा दिया है। मनमोहन सिंह के समय पर जो एक मिडिल क्लास उभरा था उसकी भी हालत खस्ता है। इसीलिए आप देखिएगा कि इस चुनाव में जो छोटा कर्मचारी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अग्निवीर एक बड़ा इशू है, पुलिस की नौकरियां एक बड़ा इशू है। और उत्तर प्रदेश में तो बच्चे ये कहते हैं, आज भी मैं यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था नौजवानों से, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों के साथ छल हो रहा है कि आप पेपर करवाते हो, पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? सारे पेपर लीक हो गए। इसका मतलब है कि आप हमारे जेब से भी पैसा निकलवाते हो और उसके बाद नौकरियां नहीं देना चाहते हो। तो ये जो छला हुआ लोग महसूस कर रहे हैं, उनका सामना मोदी जी नहीं कर पा रहे। एजेंडा कहीं आ ही नहीं रहा, इसलिए आप रोएंगे, आप एक्टिंग करेंगे, आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर बोलेंगे हिंदू मुसलमान में करूं तो हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो मैं विद रिस्पेक्ट ये कह रहा हूं कि ये जो लफाजी है, शुद्ध लोगों की भाषा में, इस लफाजी को सुन करके लोग आज ही जाए ये बहुत हो गया मोदी जी, अब प्रणाम कर रहा हूं, अब आप वापस जाइए। और इसके एवज में आप सामने देखिएगा, मतलब मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ राजीव जी, पिछले महीने भर के भीतर राहुल गांधी की जो लोकप्रियता दिखाई पड़ी है, बहुत सारे लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि साहब भारत जोड़ो यात्रा का जो छवि बनी राहुल गांधी की, वो अब खत्म हो गई है, वो चल नहीं पा रही है। नॉर्थ इंडिया में नहीं, वो तो केवल साउथ इंडिया में है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के नौजवानों में, किसानों में और दलितों पिछड़ों के तो आइकॉन वो बन चुके हैं। महिलाओं के प्रति जो बच्चों को आप देखिए, बच्चे जिस तरह से मिलते हैं राहुल गांधी से, तो वो एक जो किरदार है। और मैं ये भी कहूंगा उस पूरी चेतावनी के साथ कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, खैर उनमें आएगा नहीं कभी इस तरह घमंड आएगा नहीं जो मोदी जी में है। वो जितना ही ज्यादा लोकप्रिय होते हैं उतना ही ज्यादा जमीन से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और एक नेता में, एक जननायक में यही एक फर्क होता है। नरेंद्र मोदी नेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोगों के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से आते हैं, जिन छवियों में आते हैं, उनको लोग देखते हैं और यहाँ वो सफेद टी शर्ट के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। और वो 8 घंटे में 3-3, 4-4 ड्रेस बदलते हैं। इस फर्क को लोगों ने देखा है और अब वो रिएक्ट करने लगे हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, वो लोगों को अपील नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वसनीयता जो हासिल की है नरेंद्र मोदी ने, वो अद्भुत है। और मैं यहां तक कह सकता हूं कि पिछले 1 दशक में जो राजनीति के प्रति लोगों का मोहभंग होने लगा था, जो नेताओं के प्रति लोगों का एक तरह से मोहभंग होने लगा था, जो अविश्वसनीयता पैदा होने लगी थी, उसे राहुल गांधी ने वापस किया है। राजनीति के प्रति लोगों का रुझान बदला है, एक आकर्षण पैदा किया है। तो राहुल गांधी सिर्फ इस चुनाव मैदान में एक बड़े तुरुप का हिक्का ही नहीं साबित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है आने वाले भविष्य में। और जो अभी लोग कह रहे थे कि ऐसा मोदी ने तो पूरा गिरफ्त कर लिया है और लोकतंत्र खत्म हो गया है,
संविधान को भी तार-तार कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आकर के ऐसा खड़ा होता है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ टिका हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों का रुझान एकदम से बदला है और वो जाकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लिए वोट भी कर रहे हैं, ये भी देखने में आ रहा है। जी जी, चूंकि आप रहते हैं युवाओं के बीच, तो इसलिए आपसे बेहतर और कौन बता सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य में अगर राहुल गांधी एक आइकन की तरह उभरते हुए नेता की तरह दिखाई देते हैं और अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है ये देखा जाएगा। लेकिन 17 तारीख को राहुल गांधी अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ रहेंगे, यानी रायबरेली रहेंगे, और अखिलेश यादव भी रहेंगे। रोड शो और जनसभाएं दोनों जगहों पे अमेठी और रायबरेली में करने वाले हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आज भी जो मुद्दों की बात की जाए इस चुनाव में, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, जो इस चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो क्या आज भी इंडिया गठबंधन इस बार नरेंद्र मोदी को सबसे पहले, अगर पटखनी की बात, रिजल्ट क्या कुछ होता है वो तो 4 तारीख को पता होगा, लेकिन मुद्दों में पटखनी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन दे चुका है, ऐसा माना जाए, जहां संविधान, आरक्षण, जो मूल मुद्दे हैं, उन मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए यहां इंडिया गठबंधन दिखाई देता है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये तमाम बातें तो आ रही हैं। राजीव जी, मुझे नहीं मालूम है कि मोदी साहब का ओरिजिनल कैंपेन प्लान क्या था, क्योंकि वो सामने आया नहीं कभी जी। लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जारी होते ही उनका पूरा प्रचार लड़खड़ा गया और पटरी से उतर गया। 4 फेज बाद भी वापस वो पटरी पर नहीं आ पाया। वो लगातार नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुद्दे उनके पास है नहीं। शकील जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि आप ये बताएं कि आपने किया क्या, आप करेंगे क्या। ये छोटी सी बात है, वो नहीं कर पा रहे। दुनिया भर की बातें हो रही, भैंस, मंगलसूत्र, तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन वो बात नहीं आ रही कि आपने किया क्या और आगे क्या करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी, कि मोदी से और बीजेपी से गलती कहाँ हुई है। ये टेलीविजन जो मीडियम है उसमें फंस गए, क्योंकि वो उनका दोस्त है। वहां आप रोएंगे, वहां आपसे वो पूछेगा कि आम कैसे खाते हैं, छील के खाते हैं, काट के खाते हैं, या आप सकते क्यों नहीं। वो उस जाल में वो फंस गए, समाज आगे निकल गया। जी राजीव जी, आपको याद होगा, हमारे तमाम साथियों को याद होगा कि हर चुनाव के कैंपेन में प्रचार के नए तरीके आते हैं। याद कीजिए कि जब आपकी मतलब आप बचपन का याद कीजिए, हम लोग बिल्ले आया करते थे चुनाव चिन्ह के, वो बिल्ले हम लोग लगाते थे। वो बिल्ले अब नहीं दिखते, पोस्टर नहीं दिखते। 90 के दशक में कटआउट आए दक्षिण भारत में, खासकर बड़े बड़े 80 और 90 के दशक में वो कटआउट गायब हो गए। तो हर चुनाव में नई टेक्निक्स आती हैं। सिनेमा में देखिए कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा था, मल्टीप्लेक्स आ गया, अब OTT आ गया। जो शहरी युवा है वो तो नेटफ्लिक्स देख रहा है, वो अमेजन प्राइम देख रहा है। तो ये टेक्निक में मोदी जी इवॉल्व नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने इसमें इवॉल्व कर लिया। उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ कि रील्स बहुत पॉपुलर हुई समाज में, खासकर युवाओं में। और दूसरा, कोरोना के लॉकडाउन के समय जो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई, उसने स्मार्टफोन और वीडियो की आदत डाल दी। आप सोचिए राजीव जी कि 2019 के चुनाव में या 2019 के पहले DB लाइव का क्या आकार इतना ही बड़ा जितना आज इतना बड़ा है? क्या उसका असर उतना ही था जितना आज है? बहुत, इसको कहे कि कई गुना तब्दीली आई है। इस मीडियम को मोदी जी समझ नहीं पाए। वो बड़ी रैलियां, हेलीकॉप्टर, रोड शो, गेंदे की फूल की माला में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी को आप बहुत रेयरली देखेंगे गेंदे की फूल माला लटकाए घूम रहे। तो ये 70-80 के दशक का जो पूरा चुनाव प्रचार था कि बैनर, पोस्टर, रैलियां, हेलीकॉप्टर, गेंदे की फूल की माला, उससे युवा आगे निकल गया।
और राहुल गांधी ने, जैसा प्रोफेसर रविकांत भी कह रहे थे, एक नया वर्ग पैदा किया है। और उस वर्ग की शिनाख्त कहाँ होती है? उस वर्ग की शिनाख्त आप रोज कर सकते हैं, हर पोलिंग के दिन कर सकते हैं। जब अलग अलग पोलिंग स्टेशन में कैमरे का माइक लेके रिपोर्टर जाते हैं और जब वो बात करते हैं, तो वो जो युवा है वो राहुल गांधी से आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, उसकी बातें, उसकी मुद्दे, उसकी वाक्पटुता, क्या वो रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था राजीव जी इस कार्यक्रम के पहले, एक ऐसी संवाददाता चुनाव की मतदान की लाइन में है, वो पूछ रहा है चश्मा लगाए हैं आप, वो कह रहा हाँ जी मोदी जी से प्रेरित होकर चश्मा लगाया है जी। चश्मे से क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। तो आप देखिए कि ये जो नया वर्ग पैदा हुआ है, मोदी जी यहां पिछड़ गए। वो अभी रैलियां, माला, कटआउट, हेलीकॉप्टर, इसमें है। जनता को अब आदत है उनके बीच में नेता आए। राहुल गांधी ने ये कर दिया है। वो जो एयरपोर्ट का वीडियो है वो मोदी जी नहीं बना सकते, जो राहुल गांधी ने बना दिया वो इस तरीके की व्लॉगिंग जी मोदी जी नहीं कर सकते। ये युवा ही कर सकता है, युवा नेतृत्व ही कर सकता है। मैं ये भी कहूंगा राजीव जी कि बाकी युवा नेता अभी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए, अखिलेश यादव या दूसरे लोग भी, लेकिन राहुल गांधी इस नए मीडियम में इवॉल्व हो गए, नई भाषा में बात कर रहे हैं। और आखिरी बात राजीव जी, वो जो एल्बम आपने दिखाया रायबरेली का, सोनिया गांधी देख रही है, क्योंकि मैं वहीं से हूँ, मुझसे रहा नहीं जाएगा जी। ये एल्बम रायबरेली के घर घर में है। मेरे घर में भी एक ऐसा एल्बम है जिसमें इंदिरा गांधी की, फिरोज गांधी की, राजीव गांधी की, संजय गांधी की तमाम तस्वीरें आपको मिलेंगी राजीव जी। जी, आप बहुत इमोशनल बातें कर बैठे आखिर में, और यही जुड़ाव जो है वहाँ के लोग, रायबरेली के लोग महसूस करते हैं। ये बातें अभी हमारी टीम पूरी वहीं पर है, और वो भी जब वहाँ से बातें होती हैं तो वो भी यही बता रहे हैं कि जिनसे भी मिलो वो कम से कम जब भी बात करते, पॉलिटिकली बात करते हैं, तो वो गांधी परिवार की बात करते हैं। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और फिर अब राहुल गांधी, इन सब की बात, प्रियंका गांधी, सब की बात करते हैं। तो एक इमोशनल अटैचमेंट है, और इसको कैसे बीजेपी तोड़ पाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों ने भरोसा जताया है इस परिवार पे। कल ही वहाँ पर अमेठी में एक बड़ी अच्छी तस्वीर नजर आई कि किसी का हार्ट का ऑपरेशन होना है, एक युवा है, और वो दौड़ा दौड़ा आता है। प्रियंका गांधी किसी मोहल्ले से गुजर रही हैं प्रियंका गांधी के पास, और वो कहता है कि ऐसा है, मुझे ये तकलीफ है। प्रियंका गांधी तुरंत कहती हैं कि ठीक है, इनका नंबर और बाकी चीज़ें कर लो और हम मदद करेंगे। तो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार देखने को मिलता है, और बहुत सारी बातें तो हम तक, आप तक नहीं आती हैं। आज कैमरे का युग है और उसमें डिजिटल युग है, तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन निर्भया कांड के समय अपने को क्या पता था कि निर्भया के भाई को राहुल गांधी ने आगे की शिक्षा के लिए हाथ बढ़ाया था। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे दो चार लोग तो ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी ने मेरे बच्चे का एडमिशन कराया उस कॉलेज में, तो किसी ने यहाँ कराया, और ये भी कहते हैं कि प्लीज़ नाम मत लीजिएगा। तो यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे 4-5 नाम तो मैं तत्काल ले सकता हूँ जिन लोगों ने, और आप भी जानते हैं, आपके सामने प्रशांत जी हमारी बात हो रही थी किसी से, और उसने भी बताया था कि हमारे बच्चे के एडमिशन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने दिया। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जब आप पॉलिटिक्स में हैं और समाज सेवी के रूप में हैं। सबसे बड़ी बात की राजनीति और समाज सेवी दोनों में फर्क हो गया है, जो पहले एक होता था। इस फर्क को दूर करने, जो हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे थे, इस फर्क को राहुल गांधी ने पाटा है, खत्म किया है। यही राजनीति है। तो देखते हैं इसमें कौन आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील अख्तर जी, अनिल सिन्हा जी, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में